आज की इस गहरी चर्चा के लिए हमारे पास रिसर्च और दस्तावेजों का जो पुलिंदा है ना, वो सच में एक बहुत ही बुनियादी और हैरान करने वाला सवाल उठाता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है। हाँ, मतलब क्यों कुछ लोग जरा सी मुश्किल आते ही बिल्कुल टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हारने के बाद भी और निखर जाते हैं। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी दी गई है जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। हाँ, वो पजल वाली कहानी, राइट? जी, एक युवा रिसर्चर थी जो ये समझना चाहती थी कि इंसान असफलता का सामना कैसे करता है। तो उसने स्कूल के कुछ 10 साल के बच्चों को एक कमरे में बिठाया और उन्हें सुलझाने के लिए कुछ पजल दिए। और शुरुआत में तो वो पजल बहुत आसान थे। हाँ, बिल्कुल आसान थे, लेकिन धीरे धीरे वो इतने मुश्किल होते गए कि किसी भी बच्चे के लिए उन्हें सुलझाना लगभग नामुमकिन था। रिसर्चर अपनी डायरी लेकर बैठी थी, ये देखने के लिए कि बच्चे कब हार मानेंगे या कब उनके चेहरे पर निराशा आएगी। शायद वो रोने भी लगे। हाँ, वही। लेकिन तभी एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी रिसर्च की दिशा ही बदल दी। एक 10 साल के बच्चे ने बहुत ही मुश्किल पजल देखकर अपनी कुर्सी आगे खींची, बड़ी खुशी से अपने हाथ मले और लगभग चिल्लाते हुए कहा, मुझे चुनौती बहुत पसंद है। ये सच में किसी भी रिसर्चर को चौंकाने के लिए काफी है। बिल्कुल। वहीं एक और बच्चे ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा कि उसे उम्मीद थी कि ये टेस्ट ज्ञानवर्धक होगा। मतलब ये पढ़कर एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे ये बच्चे किसी दूसरे ग्रह से आए हों। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। आखिर हारने या फेल होने से कोई प्यार कैसे कर सकता है? क्या ये किसी तरह का कोई डिनायल था? मैं कहूंगा कि ये कोई डिनायल नहीं था और न ही वे बच्चे किसी दूसरे ग्रह के थे। असल में भी अनजाने में एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को जी रहे थे, जो कि हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय है। बिल्कुल। और यही हमारा मिशन भी है। आज हम इंसानी मानसिकता की गहराई में उतरेंगे। मनोविज्ञान में इसे माइंडसेट कहा जाता है। हम मुख्य रूप से इसकी 2 अलग-अलग परतों को खोलने वाले हैं, यानी फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। सही कहा। पहली है निश्चित मानसिकता, जिसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं, और दूसरी है विकास मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट। हमारा मकसद ये समझना है कि ये दोनों किस तरह हमारी शिक्षा, हमारे रिश्तों और जीवन की सफलताओं को पूरी तरह से आकार देते हैं। वो बच्चा जो चुनौती देखकर खुश हो रहा था, वो दरअसल इसी एक खास तरह के माइंडसेट से दुनिया को देख रहा था। हाँ, वो ग्रोथ माइंडसेट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण था। तो चलिए इस माइंडसेट वाली अवधारणा को थोड़ा सरल भाषा में खोलते हैं। हमारे दस्तावेज फिक्स्ड माइंडसेट को कुछ इस तरह परिभाषित करते हैं कि ये वो स्थिति है जहां इंसान ये मान बैठता है कि उसकी बुद्धि, उसकी खूबियां अमर पत्थर की लकीर हैं। मतलब जो प्रतिभा जन्म से मिल गई बस वही है। हाँ, उसे ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, जहां ये गहरी मान्यता होती है कि इंसान की बुनियादी क्षमताओं को मेहनत और सही रणनीति से लगातार संवारा जा सकता है। परिभाषा के स्तर पर तो ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन अगर हम इसे रोजमर्रा के व्यवहार से जोड़कर देखें तो इन मान्यताओं का परिणाम बहुत ही गहरा होता है और कभी-कभी खतरनाक भी है ना? बिल्कुल। जो लोग निश्चित मानसिकता या फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीते हैं, उनके अंदर एक अजीब सी निरंतर जल्दबाजी पैदा हो जाती है। उन्हें अपनी बुद्धि को बार बार दुनिया के सामने साबित करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बुद्धि की एक तय सीमा है। हाँ, और इसलिए वो कभी भी खुद को कमजोर या बेवकूफ नहीं दिखाना चाहेंगे। ऐसे इंसान के लिए हर छोटी परिस्थिति एक परीक्षा बन जाती है, जहां उसका पूरा वजूद दांव पर लगा होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ी डरावनी हो जाती है। जब मैं सोर्सेज में लेखिका की 6ठी क्लास की टीचर मिसेस विल्सन की कहानी पढ़ रही थी, तो मुझे उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगा। वो IQ स्कोर वाली बात? जी हाँ, मिसेस विल्सन ने अपनी क्लास में बच्चों को उनके IQ स्कोर के हिसाब से बिठाया हुआ था। जिन बच्चों का IQ सबसे ज्यादा था, सिर्फ उन्हें ही झंडा उठाने या प्रिंसिपल के पास जाने जैसे काम सौंपे जाते थे। ये तो बच्चों के अंदर एक गहरा डर पैदा करने वाली बात है। बिल्कुल। कम IQ वाले बच्चों को तो जैसे अछूत मान लिया गया था। उस क्लास का हर बच्चा बस एक ही डर में जी रहा था कि बस होशियार दिखो, अब बेवकूफ मत दिखो। उनके लिए सीखने का मजा तो खत्म ही हो गया होगा पूरी तरह से। क्योंकि क्लास में पूछे गए हर सवाल के साथ उनका पूरा भविष्य
और उनकी अहमियत आंकी जा रही थी। ये हमारी शिक्षा प्रणाली की एक बहुत बड़ी विडंबना है और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम बुद्धि को आखिर मापते कैसे हैं। मिसेस विल्सन जैसे लोग आईक्यू टेस्ट को एक अंतिम सत्य मान लेते हैं, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आता है। एल्फ्रेड बिने, जिन्होंने वास्तव में आईक्यू टेस्ट का आविष्कार किया था, वे खुद ये बिल्कुल नहीं मानते थे कि इंसान की बुद्धि को बदला नहीं जा सकता। रुकिए, ये तो बिल्कुल उस बात के उलट है जो पूरी दुनिया आज मानती है। लोग तो आईक्यू स्कोर को लेकर इतने आश्वस्त रहते हैं जैसे वो कोई जेनेटिक कोड हो जिसे बदला ही नहीं जा सकता। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। बिने का असली मकसद उन स्कूली बच्चों की पहचान करना था जिन्हें पढ़ाई में परेशानी हो रही थी, ताकि उन पर कमजोर होने का ठप्पा लगाया जा सके। नहीं, इसके बिल्कुल विपरीत। वे चाहते थे कि ऐसे बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक प्रोग्राम बनाए जा सकें ताकि उनकी बुद्धि को विकसित किया जा सके। ये तो बहुत ही सकारात्मक नजरिया था। हाँ, आज का आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि प्रकृति और पोषण की बहस ही बेमानी है। ये दोनों कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। तो क्या हमारे जीन्स पूरी तरह से हमारे पर्यावरण पर निर्भर करते हैं? न्यूरोसाइंटिस्ट गिलबर्ट गॉटलिब ने स्पष्ट किया है कि हमारे जीन एक बंद किताब की तरह होते हैं। पर्यावरण और हमारे अनुभवों के इनपुट के बिना वो जीन ठीक से काम ही नहीं कर सकते। हमारा दिमाग लगातार खुद को रिवायर कर रहा होता है। ये तो सच में नजरिए को पूरी तरह पलट देने वाली बात है। तो आखिर इस सब का मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या है? इसे समझने के लिए सोर्सेज में एक बहुत ही बेहतरीन हाइपोथेटिकल कहानी दी गई है। हाँ, वो खराब दिन वाली कहानी। मान लीजिए कि किसी इंसान का दिन बहुत खराब चल रहा है। वो किसी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में है और उसे वहां C+ ग्रेड मिलता है, जो कि काफी निराशाजनक हो सकता है। बिल्कुल। वो बहुत निराश होकर घर लौट रहा है और बाहर आके देखता है कि उसकी गाड़ी का चालान कट गया है। दिमाग पूरी तरह से खराब है। हाँ, वो अपने दोस्त को फोन करता है। हाँ, वो इंसान अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन करता है अपना दुख बांटने के लिए, लेकिन वो दोस्त बहुत ही अनमने ढंग से बात टाल देता है और फोन रख देता है। ये एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। जब इस बिल्कुल समान परिस्थिति को फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के सामने रखा गया तो उनका विश्लेषण देखने लायक था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस घटना को सीधे अपनी पहचान से जोड़ लिया। उनके जवाब कुछ इस तरह थे कि मैं एक लूजर हूँ, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, जिंदगी बकवास है और मैं ही बेवकूफ हूँ। जरा सोचिए, उनके लिए एक खराब ग्रेड और एक पार्किंग चालान का मतलब ये हो गया कि वे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ये आत्मविनाशकारी है। एक छोटी सी बाहरी घटना ने उनके आत्मसम्मान को पूरी तरह कुचल दिया। और वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का जवाब सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी और ही दुनिया में जी रहे हों। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी पहचान पर हमला माना ही नहीं। उन्होंने कहा, क्लास में C+ मिला है, इसका मतलब अगली बार मुझे ज्यादा फोकस करना होगा और शायद अलग तरीके से पढ़ाई करनी होगी। हाँ, और चालान के लिए उनका सीधा सा जवाब था कि मैं चालान भर दूंगा और अगली बार गाड़ी ध्यान से पार्क करूंगा। और दोस्त के बर्ताव के लिए उन्होंने सोचा शायद आज मेरे दोस्त का दिन खराब था या वो किसी परेशानी में था, मैं उससे बाद में बात करूंगी। उन्होंने इन चीजों को महज ऐसी समस्याएं माना जिन्हें सुलझाया जा सकता है, ना कि अपने वजूद पर कोई फैसला। यही वो बारीक लेकिन विशाल अंतर है जो पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। जब हम खुद को आंकने की बात करते हैं तो हॉवर्ड गार्डनर के शोध का हवाला बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने क्या पाया था अपने शोध में? गार्डनर बताते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी ही क्षमताओं का बहुत गलत आकलन करते हैं। ऐसा क्यों? क्या वो खुद से झूठ बोलते हैं? एक तरह से रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके लिए हर जानकारी या तो उनके अहंकार को बहुत बढ़ा देती है या उसे पूरी तरह तोड़ देती है। वे सच्चाई का सामना ही नहीं कर पाते। मतलब अगर वे किसी चीज में कमजोर हैं तो वे उसे छिपाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। दूसरी ओर विकास मानसिकता वाले लोग अपनी क्षमताओं और कमियों को बहुत ही सटीक तरीके से आंक पाते हैं क्योंकि वे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें अपनी कमियां स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं आती। नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सही जानकारी ही उन्हें बेहतर बनाएगी। तो चलिए, इसी के साथ हम इस मानसिकता के भीतर की दुनिया और उसके असली प्रभावों की गहराई में उतरते हैं। क्या आपको उन 4 साल के बच्चों की कहानी याद है? हाँ, जो पजल दोबारा चुनने वाली कहानी थी। यह सीखने बनाम खुद को साबित करने का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। जब उन 4 साल के बच्चों को दोबारा पजल चुनने को कहा गया तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने आसान पजल क्यों चुना? क्योंकि उन्हें लगा कि जन्म से होशियार बच्चे गलतियां नहीं करते। बिल्कुल। वो किसी भी हाल में खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए वे सुरक्षित खेलना चाहते थे।
लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने इस व्यवहार को बिल्कुल अजीब माना। उन्होंने तो हर बार नया और पहले से ज्यादा मुश्किल पजल चुना था। हाँ, एक बच्ची ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं इन्हें सुलझाने के लिए मरी जा रही हूँ। ये कहानी जितनी मासूम लगती है, इसके परिणाम उतने ही गंभीर हैं, क्योंकि ये मानसिकता सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहती। ये हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। हाँ, हांगकांग यूनिवर्सिटी का अध्ययन इसका एक बहुत ही डरावना और वास्तविक उदाहरण है। वहाँ यूनिवर्सिटी में सब कुछ अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। जाहिर है, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो आप पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल। जब नए छात्रों से पूछा गया कि क्या वे अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए कोई विशेष कोर्स करना चाहेंगे, तो जो छात्र अंग्रेजी में कमजोर थे लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट रखते थे, उन्होंने कोर्स को ठुकरा दिया। ये तो सच में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, किसी को उनकी इस कमी का पता चले। एक उपचारात्मक क्लास में बैठने का मतलब था सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार करना कि वे किसी चीज में कमजोर हैं। खुद को कुछ समय के लिए होशियार दिखाने के चक्कर में उन्होंने अपना पूरा कॉलेज का करियर और भविष्य दांव पर लगा दिया। ये खुद को साबित करने की भूख कितनी गहरी होती है, इसका सबूत तो हमारे दिमाग के तरंगों में भी मिलता है। आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ब्रेन वेव स्टडी की बात कर रहे हैं? जी, हमारे सोर्सेज में इसका बहुत अच्छे से जिक्र है। उन्होंने देखा कि जब फिक्स्ड माइंडसेट वालों से मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं तो उनके दिमाग की तरंगें सिर्फ तभी सक्रिय होती हैं जब उन्हें ये बताया जाता है कि उनका जवाब सही है या गलत। बस इतना ही? हाँ, बस। लेकिन जैसे ही उन्हें सीखने वाली जानकारी दी जाती है या सही जवाब के पीछे का कारण समझाया जाता है, उनका दिमाग वस्तुतः काम करना बंद कर देता है। वे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उनके लिए ये जानना जरूरी ही नहीं है कि सही कैसे हुआ जाए। उनके लिए बस ये जानना जरूरी है कि वे सही थे या नहीं। इस अध्ययन से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि उनके लिए प्राथमिकता सीखना नहीं बल्कि अपने अहंकार को बचाना है, और ये प्राथमिकता उनके निजी रिश्तों में भी साफ दिखाई देती है। हाँ, रिश्तों वाला हिस्सा तो मुझे पढ़ते हुए थोड़ा मजेदार भी लगा। ऐसा क्या था उसमें? जब लोगों से उनके आदर्श जीवन साथी के बारे में पूछा गया तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ऐसा साथी चाहते थे जो उन्हें एक मूर्ति की तरह पूजे, जो उन्हें हमेशा परफेक्ट महसूस कराए। बिल्कुल, और उनकी हर बात में हाँ मिलाए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की पसंद बिल्कुल अलग थी। वे कैसा पार्टनर चाहते थे? ये ऐसा पार्टनर चाहते थे जो उनकी कमियों को देखे, उन्हें बौद्धिक रूप से चुनौती दे और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करे। ये बहुत ही परिपक्व नजरिया है। अगर हम इसी सिद्धांत को कॉर्पोरेट दुनिया में ले जाएं, तो हमें जिसे सीईओ डिजीज या सीईओ की बीमारी कहते हैं, वो बहुत स्पष्ट रूप से नजर आती है। ये बीमारी क्या है? क्रिसलर मोटर्स के ली याकोका का उदाहरण देखिए। शुरुआत में उन्हें बहुत सफलता मिली, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट के कारण उन्हें यह साबित करने की धुन सवार हो गई कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आसपास सिर्फ चापलूसों को रखा। जो लोग आलोचना करते थे या नई जापानी कारों की चुनौतियों के बारे में आगाह करते थे, उन्हें बाहर कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उनकी कंपनी इनोवेशन करना भूल गई और मार्केट में बुरी तरह पिछड़ गई। और इसके ठीक विपरीत आईबीएम के लू गर्सनर थे। हाँ, जब उन्होंने आईबीएम की कमान संभाली तो कंपनी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। सही कहा। गर्सनर ने आकर रातों रात खुद को कोई मसीहा साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वॉल स्ट्रीट की तीखी आलोचनाओं को सहन किया। फिक्स्ड माइंडसेट वाला कोई सीईओ होता तो वो तुरंत कोई बड़ा लेकिन खोखला कदम उठाता ताकि लोग उसकी तारीफ करें। बिल्कुल, लेकिन गर्सनर ने लंबी अवधि के विकास पर ध्यान दिया, टीम के साथ काम किया और आईबीएम की संस्कृति को पूरी तरह बदल कर रख दिया। यहाँ बात सच में बहुत गहरी हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने लिए एक खास होने का भ्रम कैसे पाल लेते हैं। वो टैक्सी वाली कहानी याद है? हाँ, लेखिका ने अपनी एक व्यक्तिगत कहानी साझा की है जो बहुत कुछ कहती है। वो एक सर्द रात में ओपेरा हाउस के बाहर टैक्सी का इंतजार कर रही थी। भीड़ बहुत थी और सब ठंड से ठिठुर रहे थे। अचानक एक टैक्सी सीधा उनके पास आकर रुकी और ड्राइवर ने उनसे कहा कि आप दूसरों से अलग थीं। और लेखिका ने कैसा महसूस किया? लेखिका खुद मानती हैं कि उस समय उन्हें एक अजीब सी संतुष्टि मिली, जैसे वो सच में उस भीड़ से खास हैं। और टैक्सी मिलना उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। ये एक बहुत ही आम मानवीय कमजोरी है। सोर्सेज एक आई लव मी लिखे शीशे का भी व्यंग्यात्मक जिक्र करते हैं, जहां लोग आईने में देखकर खुद को महान महसूस करना चाहते हैं। ये सब उसी मानसिकता का हिस्सा है जहां इंसान ये साबित करना चाहता है कि वो जन्म से ही दूसरों से श्रेष्ठ है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब इस श्रेष्ठता के भ्रम को असफलता का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल,
जब आप खुद को इतना महान मानते हैं तो हार कैसे बर्दाश्त करेंगे? टेनिस के महान खिलाड़ी जॉन मैकेनरो का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। उनमें तो बेतहाशा टैलेंट था। टैलेंट था, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट के कारण वे अपनी हार को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी हार का दोष कभी कोर्ट के तापमान पर मढ़ा, कभी कैमरामैन की आवाज पर, और यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने अपने हाथों का पसीना पोंछने वाले लकड़ी के बुरादे को ही हार का कारण बता दिया। ये सुनने में हास्यास्पद लगता है, लेकिन ये एक इंसान की अपनी कमियों को छुपाने की कितनी हताश कोशिश है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही जाना माना पहलू है कि फिक्स्ड माइंडसेट में सफलता का मतलब सिर्फ दूसरों से श्रेष्ठ होना है। इसलिए असफलता का सीधा मतलब अपनी पहचान और अपना वजूद खोना हो जाता है। उनके लिए असफलता कोई घटना नहीं है जिसे सुधारा जा सके, बल्कि वो खुद एक असफल इंसान बन जाते हैं। हार को अपनी पहचान बना लेने का और हार से सीख कर आगे बढ़ने का सबसे भावुक और विरोधाभासी उदाहरण जिम मार्शल और बर्नार्ड लुइसू की कहानियों में दिखता है। मिनेसोटा वाइकिंग्स के जिम मार्शल की कहानी सच में प्रेरणादायक है। जिम मार्शल ने एक बड़े फुटबॉल मैच में गलती से गेंद उठाकर गलत दिशा में दौड़ लगा दी और अपनी ही टीम के खिलाफ स्कोर कर दिया। नेशनल टीवी पर ऐसा होना किसी के लिए भी शर्मिंदगी की चरम सीमा हो सकती थी। कोई और होता तो शायद कभी मैदान पे वापस ही नहीं लौटता। लेकिन मार्शल ने क्या किया? उन्होंने उस गलती को अपनी ताकत बनाया, दूसरे हाफ में शानदार वापसी की और बाद में उस अनुभव का इस्तेमाल खुद को और दूसरों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किया। ये ग्रोथ माइंडसेट की चरम सीमा है, जहां शर्मिंदगी और सार्वजनिक बेइज्जती को भी सीखने के एक अवसर में बदल दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बर्नार्ड लुइसू की कहानी दिल दहला देने वाली है। वो जो फ्रांसीसी शेफ थे? हाँ, वो दुनिया के चोटी के शेफ थे। उनके रेस्टोरेंट को सर्वोच्च 3 स्टार रेटिंग मिली हुई थी। वे अपने पेशे के शिखर पर थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ? एक दूसरी गाइड बुक में उनकी रेटिंग सिर्फ 2 पॉइंट गिर गई और इस डर से कि कहीं उनकी असली 3 स्टार रेटिंग भी न छिन जाए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। जरा सोचिए, एक इतने प्रतिभावान व्यक्ति के लिए सिर्फ एक छोटी सी असफलता या एक रेटिंग का गिरना उनकी पहचान पर ऐसा कलंक बन गया कि वो उसे सह ही नहीं पाए। ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक इंसान ने अपनी जान दे दी क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि वो परफेक्ट नहीं है। और जब हम मेहनत की बात करते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट इसे भी बहुत अजीब और उल्टा नजरिया देती है। कैल्विन और हॉब्स कॉमिक वाला नजरिया। हाँ, मुझे कॉमिक का वो हिस्सा याद आ रहा है जहाँ कैल्विन कहता है कि अगर उसे कुछ समझने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना और मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब वो बेवकूफ है। और दुर्भाग्य से हमारे समाज ने हमें यही सिखाया है कि बिना मेहनत किए सब कुछ आसानी से कर लेना ही असली टैलेंट है। अगर आप पसीना बहा रहे हैं तो मतलब आप में वो जन्मजात बात नहीं है। और यही विनाशकारी सोच महान वायलिन वादक नादिजा सलेर्नो सोनेनबर्ग के मन में भी घर कर गई थी। नादिजा की कहानी सच में आंखें खोलने वाली है। वो बचपन से ही चमत्कारिक बच्ची मानी जाती थीं। लोग उनकी उंगलियों की जादू के दीवाने थे। लेकिन जब वो जुलियार्ड जैसे बड़े म्यूजिक स्कूल में गईं तो क्या हुआ? उन्हें ऐसे उस्ताद मिले जिन्होंने उनकी कमियां निकालीं और नादिजा ने अपनी गलतियों को सुधारने और मेहनत करने से साफ इनकार कर दिया। वो बिना वायलिन लाए क्लास में पहुंच जाती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो अपनी पूरी जान लगाकर पूरी मेहनत करके भी हार गईं तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। वो ये बहाना किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी कि मैं कोशिश करती तो जीत जाती। वो अपनी प्रोडिजी वाली इमेज को बचाना चाहती थी, भले इसके लिए उन्हें वायलिन छोड़ना पड़े। ये बहुत ही गहरी बात है। मेहनत का मतलब ही ये है कि आप अपने बहाने खत्म कर रहे हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में ये सबसे बड़ा डर है कि अगर मैंने अपना 100% दिया और फिर भी फेल हो गया तो इसका मतलब मैं सच में लूजर हूँ। लेकिन जब हम डिप्रेशन यानी अवसाद से जुड़े शोध को देखते हैं तो इन दोनों माइंडसेट्स का असली और सबसे गहरा असर वहां दिखाई देता है। कॉलेज के छात्रों पर फरवरी और मार्च के महीने में एक अध्ययन किया गया जब सर्दियों और पढ़ाई के दबाव के कारण अवसाद सबसे ज्यादा होता है। और उस अध्ययन के नतीजे सच में दिमाग चकरा देने वाले थे। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र अवसाद में गए तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, असाइनमेंट नहीं किए, क्लास जाना छोड़ दिया और खुद को कोसने लगे। तो उन्होंने मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र भी उतने ही डिप्रेस थे। वे भी इंसान हैं और उन्हें भी उतना ही बुरा लग रहा था। लेकिन उनका रिएक्शन अलग था। जितना ज्यादा वो उदास थे, उन्होंने अपनी समस्याओं का सामना करने और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत की। यही वो बिंदु है जहां माइंडसेट जिंदगी और मौत या सफलता और बर्बादी का अंतर तय करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों को भी दर्द और उदासी महसूस होती है, लेकिन उनकी मानसिकता उन्हें रुकने नहीं देती।
वे अपनी उदासी के बावजूद अपने काम को पूरा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समस्या से भागना कोई हल नहीं है। वे जानते हैं कि ये उदासी एक अवस्था है, उनकी स्थायी पहचान नहीं। तो अब जब हम इन सभी दस्तावेजों, शोधों और कहानियों की गहराई से गुजर चुके हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हम में से कोई भी 100% फिक्स्ड या 100% ग्रोथ माइंडसेट वाला नहीं होता। हम सभी इन दोनों मानसिकताओं का एक मिश्रण है। शायद हम अपने काम में ग्रोथ माइंडसेट रखते हों, लेकिन अपने रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन सबसे अहम और राहत देने वाली बात जो ये सोर्सेस हमें बताते हैं, वो ये है कि मानसिकता को पूरी तरह से बदला जा सकता एक बात जो बहुत मजबूती से उभर कर आती है, वो ये है कि किसी भी इंसान की सच्ची क्षमता को वर्तमान के किसी एक टेस्ट स्कोर, एक खराब ग्रेड या किसी तथाकथित विशेषज्ञ की भविष्यवाणी से कभी भी मापा नहीं जा सकता। महान चित्रकार पॉल सिजान का ही उदाहरण ले लीजिए। उनकी शुरुआती पेंटिंग्स इतनी खराब थीं कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वे भविष्य में आधुनिक कला के पितामह बनेंगे। यही वो विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। असली सवाल ये नहीं है कि आज किसी के पास कितना टैलेंट है। असली सवाल ये है कि क्या हो अगर हर असफलता, हर तीखी आलोचना और हर संघर्ष को अपनी पहचान पर हमला मानने के बजाय उसे सिर्फ सीखने की प्रक्रिया का एक छोटा सा डेटा पॉइंट मान लिया जाए। और अगर हमारा माइंडसेट हमारे हारने और जीतने का तरीका बदल सकता है, तो जरा सोचिए उस समाज का क्या होगा जो आज भी बच्चों को सिर्फ उनके ग्रेड्स और जन्मजात टैलेंट के लिए पूछता है। क्या हम अनजाने में एक ऐसी पूरी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो कोशिश करने और फेल होने से इतनी डरती है कि वो कभी अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाएगी? बचपन से ना एक बात हमारे दिमाग में बेहद गहराई तक बिठा दी जाती है कि दुनिया के जितने भी महान लोग हैं वो पैदाइशी जीनियस होते हैं, जैसे उन्हें कुदरत ने कोई खुफिया जादू देकर भेजा हो। बिल्कुल। ये एक ऐसी धारणा है जिसे हम बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। सही कहा। देखिए, थॉमस एडिसन की छवि को ही ध्यान में रखते हैं। आमतौर पर एडिसन का जिक्र आते ही दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनती है जहां एक अकेला और थोड़ा सनकी वैज्ञानिक। हाँ, वही एक सन की वैज्ञानिक आधी रात को एक सुनसान लैब में खड़ा है और अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधता है और लाइट बल्ब जल उठता है। एक चमत्कारी पल जिसे दुनिया यूरिका मोमेंट कहती है। पर जब हम इन रिसर्च नोट्स और सोर्सेस का गहरा विश्लेषण करते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग सच्चाई सामने आती है। असल में ये सच में एक ऐसी कहानी है जो सदियों से चली आ रही गलतफहमियों को तोड़ती है। असल जिंदगी में एडिसन बिल्कुल भी अकेले नहीं थे। उनके पास 30 बेहद काबिल असिस्टेंट्स की एक पूरी फौज थी। 30 असिस्टेंट्स? मतलब वो अकेले लैब में नहीं थे? बिल्कुल नहीं। उस फौज में अपने वक्त के बेहतरीन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स शामिल थे। वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉर्पोरेट लैब में दिन रात काम करते थे। और ये जो बल्ब का आविष्कार है, जिसे हम एक अचानक आया आइडिया मानते हैं, वो दरअसल सालों की थका देने वाली मेहनत और अनगिनत छोटे छोटे आविष्कारों का एक लंबा सिलसिला था, जिसमें केमिस्ट्स, मैथमेटिशियंस और शीशा पिघलाने वाले दर्जनों कारकुन शामिल रहे होंगे। एग्जैक्टली। एक और पहलू ये भी है कि एडिसन कोई आम भोले भाले वैज्ञानिक नहीं थे। वो एक बेहद चतुर और समझदार बिजनेसमैन थे। उन्हें पता था कि प्रेस का इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी छवि कैसे बनानी है और अपने आविष्कारों को बाजार में कैसे उतारना है। उनका लगातार सीखने का जुनून और उनकी मानसिकता उन्हें अलग बनाती थी, ना कि कोई अचानक मिला हुआ कुदरती तोहफा। तो यही हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य मुद्दा है। हमारे पास जो आर्टिकल्स और रिसर्च नोट्स का ये ढेर है, इसका मकसद यही समझना है कि क्षमता और सफलता के पीछे असल में क्या है। चलो इसको खोलते हैं। जरूर। यहाँ मुख्य रूप से 2 तरह की मानसिकता यानी माइंडसेट्स पर बात आती है। एक वो सोच है जो मानती है कि काबिलियत पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसे हम फिक्स्ड माइंडसेट कह सकते हैं। और दूसरी सोच ये मानती है कि दिमाग एक मसल की तरह है, जिसे लगातार मेहनत और कोशिश से बढ़ाया जा सकता है। ये हुई ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, तो क्या किसी की सफलता उसके नेचुरल टैलेंट का नतीजा होती है या फिर लगातार सीखने वाले रवैये का? इसे समझने के लिए हम आज एकेडमिक्स, आर्ट्स और स्पोर्ट्स के मास्टरमाइंड्स की जिंदगी को नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए इसे सबसे पहले खेल-कूद की दुनिया में परखते हैं, क्योंकि खेलों में तो फिजिकल ताकत और पैदाइशी टैलेंट को ही सब कुछ माना जाता है ना। खेल की दुनिया में कुदरती टैलेंट का भ्रम सबसे ज्यादा गहरा होता है। वहाँ जो दिखता है लोग उस पर ही भरोसा कर लेते हैं, जैसे किसी का कद, उसकी फुर्ती या उसकी ताकत।
लेकिन सोर्सेज में बिली बीन की एक बेहद दिलचस्प कहानी दी गई है। बिली को हर कोई एक नेचुरल खिलाड़ी मानता था। हाँ, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में। हाई स्कूल के दिनों में वो हर खेल के स्टार थे। बास्केटबॉल कोर्ट पर सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले, फुटबॉल के शानदार क्वार्टरबैक और बेसबॉल के बेहतरीन हिटर। उनका शरीर किसी आदर्श खिलाड़ी जैसा था। पर इन सब के बीच उनके अंदर एक छुपे हुए दुश्मन ने घर कर लिया था, और वो था उनका फिक्स्ड माइंडसेट। उन्हें लगता था कि उनके नेचुरल होने का मतलब है कि उन्हें कभी फेल नहीं होना चाहिए। और बेसबॉल तो एक ऐसा खेल है जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी 70% वक्त नाकाम होते हैं। तो जब बिली बीन के सामने प्रोफेशनल लेवल पर फेलियर आया होगा तो उनका रिएक्शन कैसा था? वो पूरी तरह से बिखर गए थे। जब भी वो आउट होते तो उन्हें लगता कि उनकी पहचान पर हमला हुआ है। उन्हें हारने का या नाकामी से सीखने का कोई तरीका ही नहीं पता था। इसके बिल्कुल उलट उनके ही साथ खेलने वाले लेनी डाइक्स्ट्रा का उदाहरण आता है। लेनी के पास तो बिली जैसी फिजिकल फुर्ती या ताकत बिल्कुल नहीं थी। फिर वो इतने सक्सेसफुल कैसे हुए? क्योंकि उनकी मानसिकता बेहद मजबूत थी। लेनी के दिमाग में नाकामी का मतलब खत्मा नहीं था। वो हर एक पिच को एक चुनौती की तरह देखते थे जहां से कुछ नया सीखा जा सके। बिली ने लेनी को देखकर बाद में ये समझा कि बेसबॉल या कोई भी खेल कुदरती टैलेंट से ज्यादा लगातार बेहतर होने के प्रोसेस का खेल है। ये बात सोसाइटी के उस पहलू को दर्शाती है जहां मंजिल को सफर से ज्यादा अहमियत देते हैं। पर एक सवाल उठता है, जब हम मोहम्मद अली या माइकल जॉर्डन जैसे लेजेंड्स की बात करते हैं तो वहां क्या कहें? आम धारणा तो यही है कि अली जैसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। उनकी फिजिकल मेजरमेंट्स और उनका लड़ाई का तरीका तो बेमिसाल था। यहीं पर सोर्सेज हमारी आम धारणा पर एक जबरदस्त चोट करते हैं। मोहम्मद अली का केस बहुत हैरतअंगेज है। बॉक्सिंग में एक्सपर्ट्स हमेशा शारीरिक मापतोल पर जोर देते थे, जैसे हाथ की लंबाई, छाती की चौड़ाई और मुक्के का वजन, जिसे वो टेल्स ऑफ द टेप कहते हैं। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि अली इन सभी फिजिकल टेस्ट में एक महान बॉक्सर के पैमाने पर फेल हो गए थे। उनके पास क्लासिकल मूव्स नहीं थे और वो कई बार ऐसी गलतियां करते थे जो किसी नए बॉक्सर को भी नहीं करनी चाहिए, जैसे अपने चेहरे को खुला छोड़ देना। उस दौर में उनका मुकाबला सोनी लिस्टन से होने वाला था ना, जो असल में एक कुदरती तौर पर ताकतवर, बड़े और अनुभवी लड़के थे। बिल्कुल, सोनी लिस्टन से हर कोई डरता था। तो अगर फिजिकल मेजरमेंट्स में अली कमजोर थे तो उन्होंने लिस्टन जैसे डर पैदा करने वाले चैंपियन को हराया कैसे? ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। ये चमत्कार शरीर का नहीं, दिमाग का था। अली ने लिस्टन की साइकोलॉजी को, उनकी मानसिकता को पूरी तरह पढ़ लिया था। उन्होंने लिस्टन के इंटरव्यूज देखे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझा। अली जानबूझकर मीडिया के सामने खुद को पागल और आउट ऑफ कंट्रोल दिखाते थे ताकि लिस्टन के दिमाग में डर बैठ जाए। वाह, मतलब रिंग में उतरने से पहले ही अली ने दिमागी खेल जीत लिया था। सही पकड़ा। और यही हाल माइकल जॉर्डन का था। जॉर्डन को जब हाई स्कूल की वार्सिटी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था तो वो एक आम खिलाड़ी थे, पर उस नाकामी ने उन्हें तोड़ने के बजाय उनके अंदर आग लगा दी। मैंने पढ़ा था कि वो रोज सुबह 6 बजे उठकर स्कूल शुरू होने से पहले अकेले प्रैक्टिस करते थे। जिस जीनियस को दुनिया ने बाद में देखा, वो हजारों घंटे की छिपी हुई मेहनत का नतीजा था। बेब रूथ के बारे में भी कुछ ऐसा ही जिक्र है सोर्सेज में। दुनिया उन्हें बेसबॉल का सबसे बड़ा हिटर मानती है, पर उन्होंने शुरुआत एक पिचर के तौर पर की थी। ये एक बड़ा अजीब मोड़ लगता है, पिचर से सबसे बड़ा हिटर बनना। हाँ, और पिचर होने की वजह से ही वो महान हिटर बन पाए। पिचर का मुख्य काम बॉल फेंकना होता है, इसलिए जब वो बैटिंग करने आते तो उन पर अच्छा परफॉर्म करने का कोई दबाव नहीं होता था। इस बिना दबाव के माहौल में बेब रूथ ने नए नए स्विंग्स के साथ बिना डरे एक्सपेरिमेंट किया। वो स्ट्राइकिंग आउट होने से नहीं डरते थे। ये निरंतर कोशिश और बेखौफ तजुर्बे ही थे जिन्होंने उन्हें हिटिंग का जीनियस बनाया। नेचुरल्स को लगता है कि कोशिश करना कमजोरी की निशानी है, जबकि असल चैंपियंस अपनी ही कमजोरियां से दोस्ती कर लेते हैं और उन्हें सुधारने में सारी ताकत लगा देते हैं। बिल्कुल। खेल के मैदान पर मानसिकता का ये असर समझने के बाद अगर हम थोड़ा आम जिंदगी और एजुकेशन सिस्टम की तरफ ध्यान दें तो वहां भी हालत कुछ अलग नहीं लगते। स्कूल और पढ़ाई का माहौल। जब स्कूल में बच्चे जूनियर हाई में कदम रखते हैं तो पढ़ाई अचानक मुश्किल हो जाती है। ग्रेडिंग का तरीका सख्त हो जाता है। उस वक्त बच्चों का दिमागी रवैया कैसे काम करता है? ये ट्रांजिशन एक बहुत नाजुक वक्त होता है। रिसर्च बताती है कि इस बदलाव के आते ही फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों के मार्क्स तेजी से गिरने लगते हैं।
जब उन्हें लगता है कि उनकी काबिलियत पर सवाल उठ रहा है तो वो खुद को बचाने के लिए आसपास के माहौल पर इल्जाम लगाने लगते हैं। वो अपने टीचर्स को ही खराब कहना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये उनके ईगो को बचाने का एक छलावा है। लेकिन वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे अपनी कोशिश दुगनी कर देते हैं। उनके लिए हर मुश्किल सवाल सीखने का एक मौका बन जाता है। ये इल्जाम लगाने वाली आदत ईगो का बचाने के लिए एक ढाल बन जाती है। पर तब क्या हो जब किसी के दिमाग में ये मुश्किल है वाला विचार पहले से हो ही ना। जॉर्ज डैनजिग की कहानी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। ओह, जॉर्ज डैनजिग की कहानी मेरी पसंदीदा है। जॉर्ज, जो बर्कले में मैथ के ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, एक दिन क्लास में देर से पहुंचे। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर 2 मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स लिखे देखे जो उन्हें लगा कि प्रोफेसर ने होमवर्क के तौर पर दिए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे वो प्रॉब्लम्स उतार लिए। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। वो प्रॉब्लम्स सच में बहुत मुश्किल थे। जॉर्ज को उन्हें हल करने में आम होमवर्क से कई ज्यादा दिन लग गए। पर जब उन्होंने वो सॉल्व कर लिए तो बाद में उन्हें पता चला कि वो कोई आम असाइनमेंट नहीं था। दरअसल वो मैथ की दुनिया के 2 ऐसे फेमस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स थे जिन्हें उस वक्त तक कोई भी वैज्ञानिक हल नहीं कर पाया था। सही कहा। ये एक बेहतरीन मिसाल है दिमाग की असीम ताकत की। अगर जॉर्ज को क्लास में समय पर पहुंचकर ये पता चल जाता कि ये दुनिया के सबसे मुश्किल अनसुलझे सवाल है तो शायद उनका दिमाग पहले ही हार मान लेता। उनका फिक्स्ड माइंडसेट उन्हें कोशिश करने से भी रोक देता, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक आम होमवर्क है। उन्होंने उस पर लगातार कोशिश की। इससे ये साफ होता है कि मानसिकता हमारी काबिलियत की हद तय करती है। और ये असर सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर ही नहीं होता, बल्कि छोटे बच्चों में भी बेहद गहराई तक पाया जाता है। सोर्सेज में जिमी नाम के एक छोटे बच्चे का आंखों में आंसू ला देने वाला किस्सा है। जिमी की कहानी पढ़कर मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। जिमी ऐसा बच्चा था जो क्लास में पढ़ाई से हमेशा बचता था, किसी भी काम में ध्यान नहीं लगाता था। सभी को लगने लगा था कि उसमें सीखने की लगन ही नहीं है। पर जब जिमी को समझाया गया कि दिमाग पत्थर की तरह जमा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें बदलाव लाया जा सकता है, तब उसकी प्रतिक्रिया देखते ही बनती थी। उसने रोकर पूछा था कि क्या इसका मतलब है कि मुझे बेवकूफ बनकर जीने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा लेबल एक इंसान की सारी जिंदगानी को कितना दबाकर रख सकता है। वो बच्चा उस दिन के बाद से बिल्कुल बदल गया। रात रात भर जागकर मेहनत करने लगा। और जिमी की ये कहानी हमें उस लो एफर्ट सिंड्रोम के पीछे की सच्चाई बताती है जो आमतौर पर टीनेजर्स में देखी जाती है। जब हम किसी टीनेजर को देखते हैं जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा या कोशिश नहीं कर रहा, तो हमें लगता है कि वो लापरवाह है। पर असल में वो कोशिश ना करना एक ढाल होती है। उन्हें लगता है कि अगर मैं कोशिश करूं और फिर फेल हो जाऊं तो लोग मुझे नाकाबिल मानेंगे। लेकिन अगर मैं कोशिश ही ना करूं तो मैं कह सकता हूं कि मैंने तो अपना 100% दिया ही नहीं। ये ईगो को जिंदा रखने की बेहद खतरनाक कोशिश है। प्री-मेड केमिस्ट्री के कॉलेज स्टूडेंट्स को ही देख लीजिए, वहां भी वही चीज लागू होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले प्री-मेड स्टूडेंट्स को लगता है कि एग्जाम पास करने के लिए बस उन्हें सारा सिलेबस एक वैक्यूम क्लीनर की तरह रट लेना है। और अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो वो तुरंत ये मान लेते हैं कि उनमें केमिस्ट्री पढ़ने का टैलेंट नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स का ध्यान डीप थीम समझने पर होता है। गलतियां उन्हें ठहराती नहीं हैं, बल्कि ये दिखाती हैं कि कहाँ सुधार की जरूरत है। जैसे जून नाम की स्टूडेंट का जिक्र है सोर्सेज में, जिसे अपना सीखने का तरीका बदलने पर ऐसी आश्चर्यजनक सफलता मिली जिसका उसे यकीन भी नहीं था। अब यहाँ एक आम गलतफहमी पैदा होती है। इन सभी उदाहरणों को सुनकर लग सकता है कि अगर हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रेज करें, उनकी बुद्धिमानी की तारीफ करें, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समाज में एक रिवाज बन चुका है कि बच्चों को हमेशा जीनियस या स्मार्ट बताया जाए। पर इस रिसर्च ने एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई उजागर की है। बच्चों की उनकी इंटेलिजेंस के लिए तारीफ करना असल में उनके लिए जहर का काम कर सकता है। ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि ये हमारी आम समझ के बिल्कुल खिलाफ जाता है। तारीफ तो इंसान का हौसला बढ़ाती है ना, फिर इंटेलिजेंस की तारीफ करना इतना खतरनाक कैसे हो गया? जब रिसर्च में बच्चों को उनकी एबिलिटी के लिए प्रेज किया गया तो अगले ही राउंड में उन्होंने नए और थोड़े मुश्किल टास्क लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि अगर वो नई चुनौती लेंगे और फेल हो गए तो उनका स्मार्ट होने का तंबा छिन जाएगा। और सबसे डरा देने वाला आंकड़ा ये था कि लगभग 40% बच्चों ने अपने टेस्ट स्कोर्स एनोनिमस फॉर्म पर झूठे लिखे। उन्होंने अपने मार्क्स बढ़ा चढ़ाकर दिखाए, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट में कम मार्क्स आना बहुत शर्मनाक बात मानी जाती है।
हम जिसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना समझ रहे हैं वो दरअसल एक डर पैदा कर रहा है जो लोगों को झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है। इस लेबल का बोझ कितना भारी हो सकता है ये एडम गुटिल की जिंदगी से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। हाँ, एडम गुटिल की स्टोरी बहुत ट्रैजिक है। एडम, जो कि संगीत की दुनिया के महान रिचर्ड रॉजर्स के पोते हैं, उन्हें बचपन से ही सबने जीनियस बुला बुलाकर आसमान पर चढ़ा दिया था। एडम को लगने लगा था कि उसकी हर एक धुन, हर एक रचना एक महान मास्टरपीस होनी चाहिए। उस जीनियस लेबल के दबाव ने उसके दिमाग में ऐसी उथल-पुथल मचाई कि उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव टिक्स की बीमारी हो गई। हालत ऐसी हो गई थी कि वो डर के मारे अपनी उंगलियां चबाते रहते थे, यहाँ तक कि खून निकलने लगता था। और आगे चलकर वो ड्रग्स की लत में पड़ गए। उनके लिए एक अच्छा संगीतकार होना बड़ी नाकामी लगती थी, क्योंकि उन्हें तो पैदाइशी महान बनना था। ये तारीफों से बनी एक ऐसी जेल थी जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो गया था। और जब स्मार्ट जैसे सकारात्मक लेबल इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं तो फिर समाज में मौजूद नकारात्मक लेबल्स या स्टीरियोटाइप्स का क्या असर होता होगा। हम अक्सर ऐसे विचार सुनते हैं कि फलाना जाति के लोग इंटेलिजेंट नहीं होते या फिर लड़कियां मैथमेटिक्स में पीछे होती हैं। ये प्रेजुडिस और भी खतरनाक होते हैं। हमारे सोर्सेज में मिस्टर हेलमन का एक वाकया भी तो है। उनकी क्लास में एक लड़की थी जो मैथ में हमेशा लगभग पूरे नंबर लाती थी। एक दिन मिस्टर हेलमन ने उस लड़की को सबके सामने कह दिया कि आमतौर पर लड़कियां मैथ में बेहतर नहीं हो सकती। उस एक जुमले का नतीजा ये हुआ कि उस लड़की ने मैथ पढ़ना ही छोड़ दिया। ये समाज के स्टीरियोटाइप्स का सबसे बुरा रूप है। मिस्टर हेलमन का वो विचार उस लड़की के दिमाग में एक फिक्स्ड लेबल बनकर बैठ गया और उसने बिना कोशिश किए सीखने का रास्ता बंद कर दिया। क्लॉड स्टील और जोशुआ ऑरेंसन का इस विषय पर एक जबरदस्त शोध है, जिसे स्टीरियोटाइप थ्रेट कहते हैं। हाँ, उन्होंने पाया कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले अगर स्टूडेंट्स को सिर्फ एक फॉर्म पर अपनी जाति या अपने जेंडर का बॉक्स टिक करने को कहा जाए, तो ऐसे ग्रुप्स जिनके बारे में सोसाइटी में नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं, उनके टेस्ट स्कोर्स अचानक से गिर जाते हैं। मतलब सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स चेक करना ही दिमाग में सोसाइटी के सारे बोझल थॉट्स ले आता है। पर इस डर का सामना लोग अलग अलग मानसिकता के हिसाब से कैसे करते हैं? यहाँ भी माइंडसेट पूरा गेम बदल देता है। जो स्टूडेंट्स फिक्स माइंडसेट रखते हैं वो ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं और मान लेते हैं कि सोसाइटी का लेबल सच है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बर्बाद हो जाती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स इस नेगेटिव फीडबैक को एक चैलेंज के रूप में देखते हैं। इसका एक सटीक उदाहरण एडवर्ड कार्डवेल थर्ड नाम के एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और उनके अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स के बीच की कहानी है। वो प्रोफेसर जो बेहद सख्त थे और उनका फीडबैक अक्सर काफी कड़वा होता था। बिल्कुल वही। जिन स्टूडेंट्स का माइंडसेट फिक्स था, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर बायस्ड है, एरोगेंट है और वहां से कुछ नया सीखना छोड़ दिया। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि हाँ, प्रोफेसर का रवैया सख्त है, पर इनका फीडबैक हमारी कमजोरियां उजागर कर रहा है और इससे हम अपनी पढ़ाई और बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने उस कड़वे फीडबैक को अपनी आगे बढ़ने की सीढ़ी बना लिया। एक तरह से उन्होंने उस जहर को दवा में बदल दिया। ये जो कोशिश से सब कुछ बदल देने वाली बात है, क्या ये आम समाज की धारणा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती? जैसे कुछ खास कलाएं जिन्हें हम हमेशा सीखने से परे मानते हैं। आर्ट या ड्राइंग को ही ले लीजिए। आमतौर पर ड्राइंग को उंगलियों का जादू माना जाता है। मैं खुद सोचता हूं कि मुझे आर्ट नहीं आती। इस सोर्स में एक मेडिकल डॉक्टर का जिक्र है जिसे एक उल्लू की तस्वीर बनानी थी और उसने ऐसी लगातार आड़ी तिरछी लाइनें खींची थी जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह ड्राइंग है। ड्राइंग को लेकर आम सोच यही है कि सिर्फ कुदरती धरोहर है, पर बेटी एडवर्ड्स की लिखी किताब ड्राइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन इस धारणा के पुर्जे पुर्जे उड़ा देती है। उन्होंने एक 5 दिन का शॉर्ट कोर्स डिजाइन किया था। सिर्फ 5 दिन का कोर्स? हाँ, और जब उन्होंने पहले दिन की बनाई गई तस्वीरें और 5वें दिन की बनाई गई तस्वीरें देखी तो लगता ही नहीं कि ये एक ही इंसान ने बनाई हैं। उन्होंने समझाया कि ड्राइंग दरअसल हाथ को चलाने का स्किल नहीं है, बल्कि ये दृष्टि यानी देखने की कला है। ये लाइंस, स्पेसेस, शैडोज और एजेस को सही मायने में देखने की काबिलियत है। अगर दिमाग को देखने का सही नजरिया मिल जाए तो कोई भी बेहतरीन ड्राइंग कर सकता है। ये सच में हैरान करने वाला है। यहाँ तक कि दुनिया के महान पेंटर जैक्सन पोलॉक के शुरुआती काम को अगर कोई देख ले तो उन्हें एक बिल्कुल अनारी पेंटर मानेगा। पोलॉक के पास कुदरती हाथ की सफाई नहीं थी, पर उनके पास आर्ट के लिए बेहिसाब लगन और लगातार कोशिश करने का जज्बा था। ये जो बात हमने कैनवस और दृष्टि के बारे में देखी,
कि लगातार कोशिश से देखने का नजरिया बदल जाता है, यही नजरिया एक आम क्लासरूम का पूरा माहौल बदल सकता है। अगर कोई इंसान बिना किसी नेचुरल टैलेंट के 5 दिन में ऐसी खुद की तस्वीर बना सकता है, तो क्या बच्चे भी उस एकेडमिक लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां दुनिया ने उन्हें नाकाबिल मान लिया हो? इसका सबसे बड़ा सबूत जेमे एस्केलेंटी ने गारफील्ड हाई स्कूल में दिया। ये लॉस एंजलिस के ऐसे इलाके का स्कूल था जिसे लगभग बुरा मानकर छोड़ दिया गया था। वहां के बच्चे इनर सिटी की मुश्किलों से जूझ रहे थे, पढ़ाई का स्तर बेहद गिरा हुआ था। ऐसे माहौल में एस्केलेंटे ने उन बच्चों पर दया नहीं की, बल्कि उन्हें सीधे कॉलेज लेवल कैलकुलस पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने हर नाकामी पर सिखाने के नए तरीके खोजे और उन्हीं बच्चों को नेशनल लेवल पर टॉप रैंक्स हासिल करवाईं। ऐसा ही एक बेमिसाल काम मार्वा कॉलिंस ने भी किया था। मार्वा कॉलिंस की अचीवमेंट्स तो एजुकेशनल सिस्टम को ही चैलेंज करती हैं। उन्होंने ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी ली जिन्हें पब्लिक स्कूल सिस्टम ने ऑफिशियली रिटार्डेड या लर्निंग डिसेबल्ड का लेबल दे दिया था। और जब यही बच्चे, जिन्हें सोसाइटी ने पूरी तरह से नकार दिया था, 4 साल की उम्र में शेक्सपियर की किताबें पढ़ रहे थे और एरिस्टोटल की फिलॉसफीज पर गहन चर्चा कर रहे थे, तो उसने पूरे एजुकेशनल सिस्टम की नींव हिला दी। उन्होंने साबित कर दिया कि कमी दिमाग में नहीं, सीखने और सीखने के रवैये में होती है। ये किस्से बताते हैं कि सोसाइटी के लगाए गए लिमिट्स दरअसल इंसान की असली क्षमता के आगे कुछ भी नहीं है। अब इन सब बातों का निचोड़ निकालते हुए हम वापस एक और अहम विषय पर आते हैं, कैरेक्टर। खेल के मैदान पर और असली जिंदगी में भी एक चैंपियन की आत्मा और उसका चरित्र कहाँ और कैसे परीक्षित होता है। जब गेम टाइट हो, हार बिल्कुल सामने खड़ी हो, उस वक्त क्या होता है? चरित्र की असली परख ही मुश्किल वक्त में होती है। हम इसके 2 बिल्कुल अलग-अलग रंग देख सकते हैं। एक तरफ पेड्रो मार्टिनेज हैं, जो बॉस्टन रेड सॉक्स के बेहतरीन पिचर थे। टैलेंट पे उनका कोई सानी नहीं था। लेकिन एक बहुत जरूरी मैच के दौरान, जब उन्हें लगा कि स्थिति उनके हाथ से निकल रही है और उनकी नाकामी सामने दिख रही है, तो फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने ओपोनेंट टीम के एक 72 साल के कोच डॉन जिमर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। उनका गुस्सा उनकी पहचान की सुरक्षा के लिए था। यहाँ टैलेंट जरूर था, पर चरित्र बिल्कुल नादारा था। और इसके विपरीत एक सच्चा कैरेक्टर कैसा दिखता है, उसके लिए हमें पीट सैम्प्रस का एक मेमोरेबल विंबलटन मैच याद करना होगा, जिसमें वो सेट हार चुके थे और टाई ब्रेकर में 4-1 से पीछे थे। हाँ, हर एकदम दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्होंने आपा नहीं खोया। उन्होंने एक गहरी सांस ली, खुद को याद दिलाया कि वो पहले भी ऐसी स्थितियों से बाहर आ चुके हैं, लगातार कोशिश करते रहे और गेम जीत लिया। ऐसा ही कुछ जैकी जॉयनर कर्सी ने भी किया। अपने आखिरी रेस से ठीक पहले उन्हें अस्थमा अटैक आया और हैमस्ट्रिंग इंजरी ने उन्हें बेहाल कर दिया। पर अपनी नकारात्मक स्थिति को कोसते रहने के बजाय उन्होंने खुद से सकारात्मक बातें की, खुद को प्रेरित किया और अंत में गोल्ड मेडल हासिल किया। यही ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है, जो हार के समय में चरित्र को और निखारता है। ये मानसिकता सफलता और नाकामयाबी को परिभाषित करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल देती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए नाकामी उनकी आइडेंटिटी पर हमला होती है। जैसे जॉन मैकेनरो, जब भी उनसे कोई चूक होती थी या वो नाकाम होते थे, तो वो गुस्से में आकर अपनी ही गिटार तोड़ देते थे या फिर रेफरी, मौसम, यहाँ तक कि कोर्ट की मिट्टी पर इल्जाम मढ़ देते थे। लेकिन टाइगर वुड्स और मिया हैम जैसे खिलाड़ियों के लिए असली जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नंबर्स देखना नहीं था, बल्कि इस बात में था कि क्या उन्होंने अपना पूरा 100% एफर्ट, अपनी आखिरी बूंद तक की ऊर्जा मैदान पर लगा दी। और माइकल जॉर्डन का वो मशहूर विचार भी इसी और इशारा करता है, जहां वो सफलता का सारा क्रेडिट अपने द्वारा चूके गए 9000 बास्केटबॉल शॉट्स को देते हैं। उनके मुताबिक लगातार मिलने वाली हार ही जीत की अकलौती सीढ़ी है। इसमें एक और सच्चाई छिपी है। हर महान खिलाड़ी, चाहे वो अकेले ही क्यों न खेल रहा हो, अंदर से समझता है कि कोई भी सफलता बिना टीम के नहीं आती। जब डायना नयाद ने ओपन वाटर स्विमिंग की और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो वो पानी में जरूर अकेली तैर रही थी, लेकिन उनके पीछे 51 लोगों की एक पूरी सेना काम कर रही थी, जिसमें डाइवर्स, नासा के स्पेस एक्सपर्ट्स और ट्रेनर्स शामिल थे। इसके मुकाबले जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले किसी शख्स को थोड़ी सफलता मिलती है, तो वो ईगो के आसमान में उड़ने लगते हैं। जैसे फुटबॉल प्लेयर कीशॉन जॉनसन ने अपने आकर्षक घमंड में कहा था कि वो खुद एक स्टार हैं और उनके टीम के बाकी लोग उनका रास्ता दिखाने वाले फ्लैशलाइट हैं। पर महान कोच जॉन वुडन की टीम में एडी पॉलविल्स्की जैसे भी अनगिनत सितारे थे।
एडी शायद मैदान के सबसे चमकते सितारे नहीं थे, पर उन्होंने अपनी पूरी जान टीम को एकजुट रखने और जीत दिलाने में लगा दी। एक सच्चा चैंपियन लगातार अपनी कमजोरियों पर काम करता है और हमेशा अपनी टीम को बेहतर बनाता है। तो आज के इस पूरे और गहरे विश्लेषण को अगर हम आपस में जोड़ें तो सफर बहुत रोचक रहा है। हमने थॉमस एडिसन की कॉर्पोरेट लैबोरेटरी और उनके बिजनेस नेटवर्क से शुरुआत की। उसके बाद बिली बीन और माइकल जॉर्डन की नाकामियों को समझा। हमने जॉर्ज डैनजिग के मैथ बोर्ड से लेकर मार्वा कॉलिंस की पाठशाला में होने वाले चमत्कारों तक का सफर तय किया और एडम गटल पर पड़ने वाले जीनियस लेवल के बोझ को भी देखा। इन सभी विविध कहानियों में एक मुख्य धागा जुड़ा हुआ है कि क्षमता कोई रुकी हुई बेजान लकीर नहीं है जो पैदाइश के वक्त तय कर दी जाती है। ये एक लगातार और अनथक चलने वाली प्रक्रिया है। नेचुरल टैलेंट शायद शुरुआती रास्ते को थोड़ा आसान कर दे, पर आगे की मंजिल, असल सफलता और एक कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ निरंतर कोशिश, नाकामियों को अपनाने के जज्बे और लगातार बढ़ने वाली मानसिकता पर निर्भर करती है। सही बात है। क्या हमने कभी फुर्सत में बैठकर इस बात पर गौर किया है कि एक छोटी सी सोच, सिर्फ एक छोटी सी सोच, कैसे एक $multi-billion कंपनी को रातों रात तबाह कर सकती है? या फिर वही एक सोच कैसे हमारे सबसे निजी, सबसे गहरे रिश्तों को टूटने से बचा सकती है? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। बिजनेस की दुनिया की बात करें तो वहां इसका कैसा असर दिखता है? अगर हम इस पूरे मुद्दे को एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये निकल कर आती है कि माइंडसेट सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई थ्योरी नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो बोर्डरूम से लेकर लिविंग रूम्स तक अपने निशान छोड़ती है। मतलब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर जगह है। एकदम। पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट का सीधा सा मतलब ये होता है कि लोग ये मान लेते हैं कि उनकी काबिलियत, उनका जो टैलेंट है और उनकी बुद्धि वो एकदम तय है, फिक्स्ड है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट इस विश्वास पर टिका है कि मेहनत, लगन और नए अनुभवों से किसी भी चीज का विकास किया जा सकता है। और इस सोच का सबसे भयानक और हैरानगेज उदाहरण हमें कॉर्पोरेट इतिहास में मिलता है। मुझे एनरॉन के पतन की कहानी पढ़कर हमेशा बड़ा आश्चर्य होता है। एक वक्त था जब एनरॉन को कॉर्पोरेट दुनिया का पोस्टर चाइल्ड माना जाता था। हर कोई उनके जैसा बनना चाहता था उस दौर में। हाँ, और अचानक 2001 में वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। लोग आज भी पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार था या फिर किसी तरह की मैनेजमेंट की नाकामयाबी थी। सच कहूं तो ये उन दोनों से कहीं ज्यादा एक गहरे माइंडसेट की समस्या थी। मैल्कम ग्लैडवेल ने द न्यूयॉर्कर में इस पर एक रिपोर्ट लिखी थी जो इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिकन कॉर्पोरेशंस, खासकर मैकेंजी जैसी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स के प्रभाव में आकर टैलेंट माइंडसेट के पीछे पागल हो चुके थे। ये टैलेंट माइंडसेट आखिर था क्या? उनका मानना था कि व्यापार में भी जैसे खेलकूद में होता है ना, कुछ लोग जन्म से ही नेचुरल्स होते हैं और उनका पूरा फोकस सिर्फ ऐसे ही बॉन्ड जीनियसेस को ढूंढने और उन्हें हायर करने पर लग गया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि एनरॉन के अंदर एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी कल्चर बन गई जहां टैलेंट की पूजा होने लगी। अब सोचिए, अगर किसी कंपनी में आपको हर रोज ये साबित करना पड़े कि आप सबसे स्मार्ट हैं, तो क्या आप कभी अपनी गलती मानेंगे? बिल्कुल नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट में कमियां बर्दाश्त ही नहीं की जाती हैं। सही बात है। इस डर ने एम्प्लॉइज को मजबूर कर दिया कि वो अपनी गलतियों को छुपाएं और झूठ बोलें, क्योंकि कमजोर दिखना वहां सबसे बड़ा गुनाह बन गया था। केन ले और जेफ स्किलिंग ने खुद को स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम समझ लिया था। स्किलिंग का तो ये तक मानना था कि अगर उसके दिमाग में कोई आइडिया आ गया है तो बस आइडिया आते कंपनी को उसे तुरंत प्रॉफिट मान लेना चाहिए, भले ही वो आइडिया सिर्फ हवा में क्यों ना हो। ये कितना अजीब है। हाँ, मतलब उनकी ईगो इस लेवल पर थी। कोई सीखना नहीं चाहता था, सिर्फ खुद को स्मार्ट दिखाना चाहता था। और ये डर कितना बड़ा हो सकता है, इसका एक सटीक उदाहरण हांगकांग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर हुई एक स्टडी में देखने को मिलता है। वहां पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होती थी, जो कई स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्कुल नई भाषा थी। तो उन्हें एक कोर्स ऑफर किया गया जिससे वो अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते थे, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ने वो कोर्स लेने से साफ मना कर दिया। उन्हें इस बात का डर था कि अगर उन्होंने कोर्स लिया तो सबको पता चल जाएगा कि उनकी इंग्लिश वीक है। अरे बाप रे, यानी सीखने की चाहत पर अपनी इमेज को बचाने का डर हावी हो गया। एनरॉन में बिल्कुल यही चल रहा था, और यही वजह है कि कंपनी खुद को सेल्फ करेक्ट नहीं कर पाई और पूरी तरह डूब गई। सही कहा। लीड इन
इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है। महान कंपनियों के लीडर आखिर कैसे होते हैं? जिम कॉलिंस की 5 साल लंबी रिसर्च इस पर पूरी तरह से रोशनी डालती है, जहां उन्होंने गुड टू ग्रेट कंपनियों का विश्लेषण किया। पर यहां मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। कैसा सवाल? क्या किसी बहुत बड़ी कंपनी को चलाने के लिए एक सीईओ में थोड़ा ईगोइस्टिक होना या खुद को सबसे बड़ा मानना जरूरी नहीं है? आखिर इतने बड़े साम्राज्यों को चलाने के लिए एक रुतबा तो चाहिए ही होता है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो व्यापार की दुनिया में फैली हुई है, और जिम कॉलिंस की रिसर्च इसी मिथ को पूरी तरह तोड़ती है। जो लीडर्स कंपनियों को साधारण से महानता तक ले गए, वो ईगो से भरे हुए बिल्कुल नहीं थे। वो शांत थे, और सबसे बड़ी बात, वो अपने आसपास के लोगों से लगातार सवाल पूछते थे, जैसा कि एलन वुड्सल करते थे। हाँ, सर्किट सिटी के सीईओ एलन वोट्सल, वो खुद को एक प्लाउ हॉर्स यानी एक मेहनती घोड़ा मानते थे। बोर्डरूम में वो अपनी शान दिखाने या सबसे स्मार्ट दिखने के बजाय लगातार सवाल पूछते थे। क्यों? ये कैसे होगा? क्यों? वो तब तक पूछते थे जब तक उन्हें हर छोटी बात क्लियर ना हो जाए। उनके इस ग्रोथ माइंडसेट ने उस कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाकर आसमान पर पहुंचा दिया। और इसके बिल्कुल उलट हमें क्राइसलर के लिए आया कोका का उदाहरण मिलता है। इनकी कहानी पढ़ना अपने आप में एक फिक्स्ड माइंडसेट का मास्टर क्लास लगता है मुझे तो। शुरुआत में उन्होंने कंपनी को बचाया जरूर, पर उनका ईगो इतना हावी हो गया कि उन्होंने अपना पूरा वक्त और ध्यान सिर्फ अपनी इमेज चमकाने में लगा दिया। और उन्होंने हेनरी फोर्ड के खिलाफ गुस्सा भी पाला हुआ था, क्योंकि फोर्ड ने उन्हें निकाल दिया था। हाँ, आया कोका ने अपने ही बेहतरीन लोगों को आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका दबदबा कम ना हो जाए। और हद तो तब हो गई जब क्राइसलर डूब रही थी, कंपनी का बुरा हाल था, और तब भी वो वॉल्डोर स्वीट में महंगे रेनोवेशंस करवा रहे थे। उन्हें लगता था कि उनका जो स्टेटस है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। यही फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे खतरनाक रूप है, जब एक लीडर अपनी इमेज को उस संस्था से बड़ा मान लेता है जिसे वो चला रहा है। इसे और गहराई से समझने के लिए रॉबर्ट वुड और एल्बर्ट बंडूरा की सिम्युलेटेड फर्नीचर कंपनी स्टडी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ओह हाँ, वो सिमुलेटेड टास्क वाली स्टडी। बिल्कुल। उन्होंने बिजनेस स्टूडेंट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक ग्रुप को बताया गया कि बिजनेस चलाना एक तयशुदा काबिलियत है, यानी एनरॉन टाइप फिक्स्ड माइंडसेट, और दूसरे को बताया गया कि ये एक सीखने वाला स्किल है, यानी वुड्सल टाइप ग्रोथ माइंडसेट। मुझे उस स्टडी के नतीजे याद हैं। दोनों ग्रुप्स को एक कॉम्प्लेक्स फर्नीचर कंपनी चलाने का टास्क दिया गया था। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, पर जब प्रोडक्शन गिरने लगा और समस्याएं आईं तो फर्क साफ दिखा। ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ने अपने तरीके बदले, उन्होंने गलतियों को एनालाइज किया और फीडबैक का इस्तेमाल करके आगे बढ़े। पर फिक्स्ड माइंडसेट वालों ने इसके बिल्कुल उलट रिएक्ट किया। उन्होंने घबराहट में अपने ही दोस्तों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, कमियां छुपाईं, और नतीजा ये हुआ कि उनकी प्रोडक्टिविटी पूरी तरह गिर गई। वो समस्या सुलझाने के बजाय सिर्फ अपनी ईगो बचाने में लगे रहे। और जब यही ईगो असली कॉर्पोरेट दुनिया में हावी होती है तो हमें ब्रूटल बॉसेस देखने को मिलते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बॉसेस की एक अजीब आदत होती है, वो दूसरों को नीचा दिखाकर ही खुद को ताकतवर महसूस करते हैं। जैसे एल्बर्ट डनलैप, जिन्हें लोग चेनसॉ एल कहते थे। सनबीम और स्कॉट पेपर जैसी कंपनियों में उन्होंने हजारों लोगों की नौकरियां छीन ली, सिर्फ इसलिए ताकि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखाकर वो खुद को एक सुपरस्टार साबित कर सकें। हाँ, और सिर्फ वही क्यों, AOL टाइम वार्नर का मर्जर देख लीजिए। स्टीव केस और जेरी लेविन ने मिलकर इस मर्जर को अपने पर्सनल पावर का मैदान बना दिया था। दोनों अपनी ईगो को आगे रख रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी को लगभग $100 बिलियन का भयानक नुकसान झेलना पड़ा। और इन सब में सबसे अजीब केस तो पॉल कज़ारियन का है। एक मीटिंग में एक छोटी सी बात पर उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट पर ऑरेंज जूस फेंक दिया था। ऑरेंज जूस फेंक दिया बॉस ने? हाँ, ये इस बात का प्रमाण है कि जब ईगो हावी होती है तो चेस मैनहट्टन बैंक या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी जगहों पर लोग डर के मारे नए आइडियाज ही नहीं देते। वो डरते हैं कि बॉस को बुरा ना लग जाए या उनका गुस्सा ना फूट पड़े। लेकिन कॉर्पोरेट इतिहास में सिर्फ अंधेरा ही नहीं है, कुछ बहुत अच्छी कहानियां भी हैं। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स की कहानियां इस पूरी तस्वीर को बदल देती हैं। जैक वर्ल्च की कहानी इसका बड़ा खूबसूरत उदाहरण है। GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक की कमान संभालने के बाद उनका तरीका बिल्कुल अलग था। मैं उनके बारे में बताऊंगी। उनका एक किस्सा है जहां वो बताते हैं कि जब वो नए नए सक्सेसफुल हुए थे तो उन्होंने एक नई कन्वर्टेबल गाड़ी खरीदी थी। एक दिन फैंसी सूट पहनकर वो गाड़ी चला रहे थे, तभी एक डार्क गंदा तेल उनके सूट और गाड़ी दोनों पर गिर गया।
वेल्च बताते हैं कि इस छोटी सी घटना ने उन्हें जमीन पर ला दिया और उन्हें एहसास दिलाया कि ईगो का गुब्बारा कभी भी फूट सकता है। ये सच में एक ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल, यही वजह थी कि उन्होंने अपने शब्दकोश से फर्स्ट पर्सन यानी मैं या आई शब्द का इस्तेमाल न करने का नियम बनाया और टीम वर्क को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। वैसे ही आईबीएम के लू गर्सनर ने भी ये क्रांति लाई। जब उन्होंने आईबीएम ज्वाइन किया तो वहां लोगों के बीच एक अजीब सा एलिटिज्म था, एक स्मगनेस थी कि हम सबसे बेहतर हैं। गर्सनर ने उस पूरी हायरार्की को तोड़ दिया और कस्टमर को पहले रखने का कल्चर बनाया। और अगर मैं ज़ेरॉक्स की एन मलकाए की बात करूं तो उनकी कहानी तो किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं लगती। उन्होंने तो बहुत टफ टाइम में कंपनी संभाली थी। हाँ, एक ऐसी कंपनी जो कर्जे में पूरी तरह डूबी थी। उन्होंने खुद को जीनियस साबित करने के बजाय बैलेंस शीट 101 सीखना शुरू किया ताकि वो बिजनेस की छोटी छोटी फाइनेंशियल बातें समझ सकें। वो हॉल्स में घूमकर कर्मचारियों से माफी मांगती थीं और उनकी चिंताओं में रात रात भर जागती थीं। और सबसे कमाल की बात, उन्होंने कर्मचारियों के बर्थडेज पर उन्हें ऑफ देना शुरू किया ताकि ऐसे मुश्किल वक्त में भी मोराल बना रहे। ये होता है सच्चा ग्रोथ माइंडसेट। और इस माइंडसेट से एक और खतरनाक चीज से बचा जा सकता है जिसे अर्विंग जेनिस ने ग्रुप थिंक का नाम दिया था। ग्रुप थिंक, ये क्या होता है? ग्रुप थिंक तब होता है जब फिक्स्ड माइंडसेट के चलते सभी लोग लीडर की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, जैसे कैनेडी का बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। सभी एडवाइजर्स ने बस इसलिए हाँ कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था लीडर कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन डेविड पैकार्ड जैसे ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर इसके बिल्कुल उलट थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक बार अपने एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए मेडल दिया क्योंकि उसने पैकर्ड के आदेश के खिलाफ जाकर एक बेहतरीन मॉनिटर डेवलप किया था। और विंस्टन चर्चिल ने तो एक पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो उन्हें लगातार बुरी खबरें दे सके, ताकि उनका दिमाग जमीन पर रहे और वो असल हालत से जुड़े रहे। इससे ये साफ समझ आता है कि किसी भी संस्था में ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट का होना कितना जरूरी है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पर हुई रिसर्च बताती है कि जब कंपनी में कल्चर ऑफ जीनियस होता है तो वहां सिर्फ डर होता है, लेकिन जब कल्चर ऑफ डेवलपमेंट होता है तभी असली ट्रस्ट, इनोवेशन और कमिटमेंट पैदा होता है। और एक मैनेजर वर्कशॉप के जरिए ये ग्रोथ माइंडसेट सीख सकता है। सही बात है। पर अब अगर हम गौर करें तो जो लीडर बोर्डरूम में अपने ईगो की वजह से लोगों पर ऑरेंज जूस फेंक रहा है, जब वो घर जाता होगा तो क्या वो एकदम से बदल जाता होगा? बिल्कुल नहीं। यही सोच, यही फिक्स्ड माइंडसेट हमारे सबसे निजी रिश्तों में भी घुस जाता है। ये बहुत ही गहरा कनेक्शन बनाया आपने। जिस तरह फिक्स्ड माइंडसेट कंपनियों को डुबाता है, वैसे ही ये रिश्तों में तबाही लाता है। चलिए अब इस पर आते हैं। एक स्टडी का जिक्र है जहां करीब 100 लोगों से उनके रिजेक्शन के अनुभवों के बारे में पूछा गया था, और जो नतीजे आए वो सच में आंखें खोलने वाले थे। क्या सामने आया उसमें? जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को रिजेक्शन मिलता है तो वो इसे एक परमानेंट लेबल मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनके माथे पर जिंदगी भर के लिए अनलवेबल यानी जिससे प्यार ना किया जा सके ऐसा लेबल लगा दिया गया है, और इस खराब फीलिंग से बाहर आने के लिए वो बस बदला चाहते हैं। जो एक कहावत है ना, रिवेंज इज स्वीट, वो यहीं से आती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर्ट जरूर होते हैं, उन्हें दुख भी बहुत होता है, पर वो आगे बढ़ना जानते हैं। वो समझते हैं कि टू कॉम्प्रोंद्र से टू पार्दोने, यानी सब कुछ समझ लेना ही सब कुछ माफ कर देना है। हाँ, और इस पर एक बड़ी अच्छी कहानी है सोर्सेज में। निकोल कॉन्टोस की कहानी है ना, मुझे ये बहुत ही सिनेमैटिक और प्रेरणादायक लगी। सोचिए जरा, उनकी शादी का दिन था, सैकड़ों मेहमान चर्च में इंतजार कर रहे थे और होने वाला पति वहां पहुंचा ही नहीं। किसी भी आम इंसान के लिए पूरी तरह टूट जाने का, बिखर जाने का वक्त था। उस हालत में तो कोई भी घुटने टेक दे। उन्होंने क्या किया? पर निकोल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना शादी का जोड़ा उतारा, एक ब्लैक ड्रेस पहनी और अकेले उसी रिसेप्शन पार्टी में जाकर आई विल सर्वाइव गाने पर डांस किया। उन्होंने उस रिजेक्शन को अपनी जिंदगी की आखिरी सच्चाई नहीं बनने दिया और आगे चलकर उन्होंने एक खुशहाल रिश्ता भी बनाया। ये होती है रेजिलियंस। पर देखा जाए तो रिश्तों में लोग अक्सर कई ऐसी गलतियां करते हैं जो सीधा उनके फिक्स्ड माइंडसेट से जुड़ी होती है। हम इसमें 3 तरह के ट्रैप्स देख सकते हैं: खुद पर, पार्टनर पर और रिश्ते पर फिक्स्ड माइंडसेट रखना। ये ट्रैप्स कैसे काम करते हैं? पहला सबसे बड़ा ट्रैप ये है, अगर रिश्ते में मेहनत करनी पड़े तो इसका मतलब रिश्ता सही नहीं है। लोग उम्मीद करते हैं कि सिंड्रेला या स्लीपिंग ब्यूटी की तरह उनकी कहानी अपने आप जादू से ठीक हो जाएगी।
शार्लिन और मैक्स का किस्सा इसी बात को दर्शाता है। उनकी क्या कहानी थी? प्लेयर था और उसका मूड अक्सर खराब रहता था, जिसकी वजह से वो घर में लंबी चुप्पी साध लेता था। शार्लिन को लगता था कि अगर प्यार सच्चा है तो सब खुद ही ठीक हो जाएगा, बिना कुछ कहे। दोनों ने कभी प्रॉब्लम पर बात ही नहीं की और बिना किसी कोशिश के वो रिश्ता टूट गया। अगर मैं खुद की आम आदत की बात करूं तो एक आदत हम सब में कहीं ना कहीं होती है, जिसे माइंड रीडिंग की उम्मीद करना कहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारा दिमाग पढ़ ले। टॉम और लूसी की कहानी इसका सटीक उदाहरण है। हाँ, दिमाग पढ़ने वाला ट्रैप बड़ा कॉमन है। टॉम ने एक बार लूसी से कहा कि वो अपने रिश्ते को फाइन ट्यून करना चाहता है। अब टॉम के लिए ये एक म्यूजिकल टर्म था, जिसका मतलब था रिश्ते को और गहरा और सुरीला बनाना। पर लूसी ने माइंड रीड करने की कोशिश की और सोचा कि टॉम रिश्ता तोड़ना चाहता है या उसमें गलतियां निकाल रहा है। अगर वो आपस में क्लियरली बात ना करते तो एक अच्छा भला रिश्ता सिर्फ एक गलतफहमी की भेंट चढ़ जाता। इसके साथ ही एक और ट्रैप आता है, जहां लोगों को लगता है कि एक कपल को हर छोटी बात पर सहमत होना चाहिए। रेमंड नी की स्टडी बताती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले छोटी छोटी असहमतियों से बहुत डर जाते हैं। जैसे माइकल और रॉबिन। बिल्कुल, माइकल को बोहेमियन लव नेस्ट चाहिए था और रॉबिन को सबर्ब्स में एक आम बड़ा घर। या फिर जैनेट और फिल की कहानी ले लीजिए। फिल ने एक नया अपार्टमेंट लिया और हाउसवार्मिंग पार्टी प्लान की। जैनेट ने सारा खाना बनाया, सारी मेहनत की, और फिल पार्टी में ऐसे घूम रहा था जैसे वो खुद वहां एक मेहमान हो। तो इसमें दोनों की उम्मीदें अलग थीं। हाँ, जैनेट को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने अज्यूम कर लिया था कि फिल बिना कहे उसकी मदद करेगा, और फिल को लग रहा था कि पार्टी होस्ट करने में उसको और काम करने की क्या जरूरत है। ये छोटी सी असहमति ईगो का टकराव बन गई क्योंकि उन्होंने बात नहीं की। और इससे भी बड़ा एक दूसरा ट्रैप है जिसे पढ़कर सच में दिमाग ठनक जाता है। समस्याएं कैरेक्टर फ्लॉज हैं। यानी अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो वो सामने वाले की पूरी पर्सनालिटी ही खराब है, ऐसा मान लेना। डैनियल वाइल के क्लाइंट्स ब्रेंडा और जैक का किस्सा इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। उनके बीच क्या इशू था? ब्रेंडा दिन भर की बोरिंग डिटेल्स अपने हस्बैंड को बताती रहती थी क्योंकि वो अपनी नई सक्सेस को लेकर बोस्टफुल या अहंकारी नहीं लगना चाहती थी। वही जैक उन बोरिंग डिटेल्स को सुनकर गुस्से से भर जाता था, पर अंदर ही अंदर पोलाइट बनने की कोशिश करता था। नतीजा ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को लगातार जज कर रहे थे। एक को लगता था दूसरा बोरिंग है, दूसरे को लगता था पहला गुस्से वाला है। एरन बेक के स्टडी में टेड और कैरन का अनुभव भी यही सिखाता है। शुरुआत में टेड को कैरन की केयरफ्री नेचर बहुत पसंद थी और कैरन को टेड का सीरियस होना बहुत अपीलिंग लगता था। पर वक्त के साथ प्रॉब्लम्स आईं तो टेड ने कैरन को एक इररिस्पॉन्सिबल एयरहेड का परमानेंट लेबल दे दिया और कैरन ने टेड को एक जजमेंटल टायरेंट मान लिया। तो उन्होंने इसे ठीक कैसे किया? एक दिन कहानी में मोड़ आया। कैरन बहुत थकी हुई घर आई और घर पूरा बिखरा हुआ था। टेड ने वहां खड़े होकर उसे जज करने के बजाय चुपचाप घर की सफाई कर दी। उसने इंसान को जज करने के बजाय सिचुएशन को हैंडल किया। यही ग्रोथ माइंडसेट का रिश्तों में सबसे बड़ा रोल है। पर असल जिंदगी में अपनी गलतियां मानना इतना आसान तो नहीं होता ना। और यहीं पर पार्टनर एज एनिमी वाला कॉन्सेप्ट आता है। अपनी कमी ना माननी पड़े इसलिए हम अपने ही साथी को दुश्मन बना लेते हैं और सारा ब्लेम उन पर डाल देते हैं। सोर्सेज में इस ब्लेम गेम को हैंडल करने का एक बड़ा ही दिलचस्प और थोड़ा मजाकिया तरीका दिया गया है। मैंने भी पढ़ा, वो बड़ा अनोखा तरीका है। मान लीजिए एक काल्पनिक व्यक्ति है जिसका नाम मॉरिस है। जब भी रिश्ते में आपसी ब्लेम गेम शुरू होने लगे तो दोनों मिलकर सारा ब्लेम इस इमेजिनरी मॉरिस पर डाल दीजिए। इससे होता यह है कि आप आपस में लड़ने के बजाय प्रॉब्लम को एक तीसरी एंटिटी की तरह देखते हैं और मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है। और ब्लेम छोड़ने का असर कितना गहरा हो सकता है ये हम उस व्यक्ति की कहानी से समझ सकते हैं जिसके अपनी माँ के साथ रिश्ते बहुत खराब थे। जिंदगी भर वो व्यक्ति अपनी माँ को इस बात के लिए ब्लेम करता रहा कि उन्होंने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं दिया या उसकी केयर नहीं की। फिर उसने क्या बदलाव किया? एक दिन उसने तय किया कि वो अपने हिस्से का रिश्ता पूरी तरह ठीक करेगा। उसने ब्लेम गेम छोड़ दिया और माँ के साथ शांति से वक्त बिताना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि कुछ साल बाद जब उसकी माँ को एक भयानक स्ट्रोक आया और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो अब बोल नहीं पाएंगी, तब माँ ने होश आने पर अपने बेटे को देखकर जो पहले शब्द कहे वो थे, आई लव योर आउटफिट।
अगर उसने समय रहते ब्लेम ना छोड़ा होता तो ये आखिरी सच्चा कनेक्शन कभी नहीं बनता। कितनी इमोशनल बात है ये। और जैसे प्यार और परिवार में होता है, दोस्ती में भी ईगो और माइंडसेट बहुत खेल खेलते हैं। सिंथिया की कहानी ले लीजिए। वो जिसके साथ भी दोस्ती या रिश्ता बनाती, चाहे वो एक्टर हो या म्यूजिशियन, वो उसकी फील्ड में घुसकर उससे बेहतर बनने की कोशिश करती थी। कंपटीशन इतना ज्यादा था कि उसने अपने सारे रिश्ते खुद ही दबा कर दिए। अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए लड़कियों के खिलाफ नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को मान लेता था। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को दूसरों को नीचा दिखाकर ही खुद को ऊपर महसूस होता है। इन्हीं नोट्स में एक ड्रीम नाम का बड़ा अजीब किस्सा भी था, जहां दोस्ती के नाम पर एक अलग ही पावर प्ले चल रहा था। हाँ, जहां एक दोस्त अपने ही दोस्तों से सिर्फ इसलिए काम करवाता था ताकि वो दूसरों के सामने अपनी ईगो को बढ़ा सके और दिखा सके कि वो कितना पावरफुल है और बाकी लोग उसके सबऑर्डिनेट हैं। सच्ची दोस्ती वो नहीं है जो सिर्फ बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी हो, बल्कि वो है जो आपकी सफलता पर बिना किसी जलन या ईगो के पूरे दिल से खुश हो सके। बिल्कुल सही बात है। और इसी डर और ईगो का एक और रूप है शाइनेस, यानी शर्मीलापन। जेनिफर बियर की स्टडी बताती है कि नई सोशल सिचुएशंस में आकर शाइनेस तो लगभग सबको होती है, पर फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग इस शाइनेस से इतना डर जाते हैं कि वो ऑकवर्ड बिहेव करने लगते हैं। जैसे स्कॉट वेट्सलर के क्लाइंट जॉर्ज की कहानी थी। जॉर्ज को लगता था कि लोग उसे जज करेंगे। इस डर से उसने नई कोवर्कर जीन से बहुत रूड बिहेव किया ताकि वो उसको पहले रिजेक्ट कर दे और उसे अपनी ईगो हर्ट होने का डर न रहे। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले शाय लोग शुरुआत के 5 मिनट नर्वस जरूर होते हैं, पर उसके बाद वो इसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं और नॉर्मल लोगों की तरह घुल मिल जाते हैं। अगर हम इस डर और दूसरों को जज करने वाली सोच के सबसे भयानक नतीजे की बात करें तो वो स्कूल वायलेंस और बुलिंग में दिखता है। बुलिंग आखिर है क्या? ये दूसरों को जज करके अपना स्टेटस बढ़ाने का, अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने का एक तरीका ही तो है, और इसका असर बहुत लंबा और गहरा चलता है। सच में फिक्स्ड माइंडसेट वाले विक्टिम्स जब लगातार बुली होते हैं तो वो कोलंबाइन शूटर्स एरिक हैरिस और डिलन क्लेबोल्ट की तरह बदला लेना चाहते हैं। वो उस लेबल को मिटाकर सामने वालों को दर्द देना चाहते हैं। लेकिन ब्रुक्स ब्राउन जैसे ग्रोथ माइंडसेट वाले विक्टिम्स का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। वो आगे आकर उन बुलीज की मदद करना चाहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि इंसान बदल सकता है। और इस समस्या के सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं हमारे पास। स्टैन डेविस का एंटी बुलिंग प्रोग्राम बहुत असरदार रहा है। डारेला नाम की एक बच्ची की कहानी थी उसमें, जिसे पूरी क्लास बुली करती थी। उस प्रोग्राम के आने के बाद न सिर्फ उसकी बुलिंग रुकी, बल्कि उसके नए दोस्त भी बन गए। डेविस ने वहां एक बहुत कमाल की चीज की थी। उन्होंने बुलीज के ट्रेड्स को जज किए बिना उनके एफर्ट की तारीफ करना शुरू किया। जैसे वो कहते थे, मुझे खुशी है कि तुम आज फाइट से दूर रहे। इस छोटी सी बदलाव ने स्कूल का पूरा माहौल बदल दिया। हेम जेनॉट ने एक बुली को लिखे गए लेटर में उसकी बुराई करने के बजाय उससे उल्टा सलाह मांगी कि वो दूसरे बच्चों की मदद कैसे कर सकता है। इससे हमें समझ आता है कि किसी को परमानेंटली जज करने की जगह अगर हम उन्हें विकास का रास्ता दिखाएं तो बदलाव असंभव नहीं है। अगर हम इन सारे बातों को जोड़कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि चाहे वो एनरॉन का बोर्डरूम हो, किसी कपल का आपसी झगड़ा हो या स्कूल का प्लेग्राउंड, हमारी ये सोच ही तय करती है कि हम तबाही के रास्ते पर जाएंगे या सीखकर आगे बढ़ेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट हमें डराता है और परफेक्शन का दिखावा करने पर मजबूर करता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें सच्चाई का सामना करने और बेहतर बनने की हिम्मत देता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद अगर आपको कभी कोई कंपनी या कोई रिश्ता बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा हो, एक ऐसी जगह जहां कभी कोई आपसी टकराव नहीं होता, कोई नई चुनौती सामने नहीं आती है और सब कुछ एकदम आसान लगता है, तो वहां रुककर एक बार सोचना बहुत जरूरी है। क्या वहां सच में लोगों का विकास हो रहा है, या फिर वहां एक गहरा फिक्स्ड माइंडसेट पूरी तरह हावी हो चुका है, जहां लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए सिर्फ परफेक्शन का दिखावा कर रहे हैं और सच्चाई का सामना करने से डरते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो शांति की नहीं, बल्कि एक आने वाले भयानक तूफान की शांति हो सकती है। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जब हम किसी को कहते हैं कि वाह तुम तो पैदाइशी होशियार हो, तो हम असल में उसका कितना बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि हमारा हर शब्द सामने वाले के दिमाग में एक परमानेंट संदेश छोड़ता है। जब हम किसी की इंटेलिजेंस या उसके टैलेंट की सीधी तारीफ करते हैं तो हम अनजाने में उसे एक फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ ढकेल देते हैं। मतलब हम उसे ये बता रहे हैं कि उसके अंदर जो भी गुण हैं
वो बस परमानेंट है। हाँ बिल्कुल, हम उसे ये संदेश दे रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी खूबियां हैं वो बदलेंगी नहीं और मैं हर पल उन्हें जज कर रहा हूं। इसके उलट अगर हम ग्रोथ माइंडसेट वाले संदेश की बात करें तो वो कहता है कि तुम एक बढ़ते हुए इंसान हो और मैं सीखने के सफर में तुम्हारे साथ हूं। इस बात को क्लियर करने के लिए ना मुझे वो 5 साल के बच्चे ब्रूस वाली कहानी सच में बहुत दिलचस्प लगी। ओह हाँ, वो किंडरगार्टन के पहले दिन वाली कहानी। हाँ वही। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा किंडरगार्टन के अपने पहले दिन अपनी माँ के साथ स्कूल जाता है। वहां पहुंचकर वो दीवार पर लगी कुछ खराब सी पेंटिंग्स को देखता है और तुरंत पूछता है कि ये गंदी तस्वीरें किसने बनाई हैं। और वहां पर एक आम रिएक्शन यही होगा कि माँ घबरा जाए। बिल्कुल, उसकी माँ ने तुरंत उसे डांटना चाहा। माँ को लगा कि बच्चा बदतमीजी कर रहा है या दूसरों का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसकी टीचर का नजरिया देखिए। टीचर समझ गई थी कि असल बात क्या है। हाँ, टीचर समझ गई कि ब्रूस असल में ये नहीं जानना चाहता था कि पेंटिंग किसने बनाई है। टीचर ने बस इतना कहा, यहाँ तुम्हें हमेशा सुंदर तस्वीरें बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम खराब तस्वीरें भी बना सकते हो। कमाल का जवाब था ये। और ये सुनते ही ना ब्रूस के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि टीचर ने उसके उस सवाल का जवाब दे दिया था जो उसने खुलकर पूछा ही नहीं था, कि क्या यहाँ खराब पेंटिंग करने वाले बच्चे को जज किया जाता है। और देखिए, वो कहानी वहां पे खत्म नहीं होती है। ब्रूस का दिमाग लगातार उस नए माहौल को, उस नई जगह को टेस्ट कर रहा था। इसकी ठीक बाद उसने वहां एक टूटा हुआ खिलौना देखा, एक फायर इंजन, और पूछा कि ये खिलौना किसने तोड़ा। उस पल उसकी माँ पक्का और भी ज्यादा सहज हो गई होंगी। हाँ, माँ उसे टोकने लगी, लेकिन टीचर ने वापस से उस बच्चे के दिमाग को पढ़ लिया। टीचर ने बड़ी शांति से कहा, खिलौने खेलने के लिए होते हैं और कभी कभी खेलते हुए वो टूट जाते हैं, ऐसा होता है। वही बात ना, ब्रूस को अपना दूसरा जवाब भी मिल गया। बिल्कुल, उसे ये समझ आ गया कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां खिलौना तोड़ने पर उस पर एक बुरे बच्चे का थप्पा लग जाएगा। ये किस्सा हमें क्लियरली बताता है कि बच्चे हर छोटी बात को कैसे पकड़ते हैं और हमारे रिएक्शन से अपना एक माइंडसेट बनाते हैं। सही कहा। और इस जज करने या ना करने की आदत को समझने के लिए मुझे वो फ्रांस और इटली के रेस्टोरेंट वाला उदाहरण भी बहुत ही सटीक लगा। हाँ, वो तुलना सच में बहुत अच्छी तरह से बात को समझाती है। देखिए, शोधकर्ताओं ने ये समझाने के लिए कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसा माहौल बनाते हैं, एक कंपैरिजन किया। जब वो फ्रांस के एक रेस्टोरेंट में गए, वहां सब बहुत सलीके से पेश आ रहे थे, खाना भी बढ़िया था, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव था। एक टेस्टिंग वाला माहौल था वहां। हाँ, ऐसा लगता था जैसे अच्छा व्यवहार पाने के लिए आपको लगातार उनका कोई टेस्ट पास करना पड़ रहा हो, आपको हर पल वहां साबित करना पड़ रहा हो कि आप उस जगह के लायक हैं भी या नहीं। और इसके बिल्कुल उलट जब वो इटली के रेस्टोरेंट में गए, हाँ, जब वो इटली के एक छोटे से पारिवारिक रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ कोई टेस्ट नहीं था। वहाँ बस प्यार, परवाह और गर्माजोशी थी। तो पॉइंट ये है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेरेंट्स या बॉस उस फ्रांस वाले रेस्टोरेंट की तरह होते हैं जो हमेशा जज करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इटली के उस रेस्टोरेंट जैसे होते हैं जहां आप खुलकर सांस ले सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सब चाहते तो इटली वाला माहौल बनाना है, लेकिन हमारे तरीके अक्सर फ्रांस वाले हो जाते हैं, खास तौर पर तारीफ करते वक्त। हाँ, हम अक्सर बच्चों से कहते हैं कि तुमने कितनी जल्दी सीख लिया, तुम कितने होशियार हो। हमें अंदर से लगता है कि हम उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा उसमें क्या सुनता है? बच्चा सुनता है कि अगर मैं कुछ जल्दी नहीं सीख पाता तो इसका मतलब मैं होशियार नहीं हूं। मतलब हम उसकी मेहनत को नहीं बल्कि उसके नतीजे को उसकी पहचान बना रहे हैं। सही पकड़ा। शोध इस बात पर बिल्कुल क्लियर हैं कि जब हम किसी की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं तो हम आगे के लिए उसकी मोटिवेशन की जड़ें काट रहे होते हैं। ये सच में थोड़ी डरावनी बात लगती है। मुझे वो 5वीं क्लास के बच्चे का उदाहरण याद आ रहा है जो स्कूल के टेस्ट में 99 परसेंटाइल आया था। हाँ, जिसे सब जीनियस मानते थे। सब उसे पैदाइशी होशियार मानते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने मुश्किल काम और नए प्रोजेक्ट्स लेने ही छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि अगर वो किसी नए या मुश्किल काम में फेल हो गया तो लोग उसे फिर होशियार नहीं मानेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट में सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर सफलता का मतलब स्मार्ट होना है तो असफलता का सीधा सा मतलब बेवकूफ होना बन जाता है। कोई बीच का रास्ता बचता ही नहीं है। और जब लोग इस फिक्स्ड माइंडसेट में फंस जाते हैं ना, तो फेलियर उनके लिए सिर्फ एक टेम्परेरी रुकावट नहीं रह जाती, वो उनकी आइडेंटिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है।
तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कोई इंसान, चाहे वो बच्चा हो या हमारा कोई कॉलीग, बुरी तरह फेल होता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसको संभालने के लिए ये कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से तो तुम ही सबसे अच्छे थे, या पक्का जजेस ने कोई बेईमानी की होगी? हम अक्सर लोगों का दिल रखने के लिए यही तो करते हैं, लेकिन यहीं पर हमें 9 साल की एलिजाबेथ की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एलिजाबेथ वही जो जिम्नास्टिक्स करती थी ना? हाँ, एलिजाबेथ को जिम्नास्टिक्स का बहुत शौक था और वो उसमें काफी अच्छी भी थी। जब वो अपनी पहली बड़ी कंपटीशन में गई तो उसे पूरी उम्मीद थी कि वो जीतेगी, पर वो हार गई और उसे कोई रिबन नहीं मिला। वो बहुत उदास हो गई थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। अब एक आम पेरेंट वहां पर क्या करता? शायद यही कहता कि बेटा तुम ही सबसे अच्छी थी, या फिर जिम्नास्टिक्स इतना जरूरी थोड़ी है। बिल्कुल, लेकिन उसके पिता ने उसे झूठी तसल्ली नहीं दी, जो कि एक फिक्स्ड माइंडसेट वाली अप्रोच होती। उसके पिता ने जो कहा वो सुनने में थोड़ा कठोर जरूर लगता है, लेकिन असल में वो बहुत ताकतवर था। उन्होंने उससे सीधे कहा कि मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने अभी इसे कमाया नहीं है। वहाँ ऐसी कई लड़कियां थीं जिन्होंने तुमसे ज्यादा समय से ये सीखा है और तुमसे कहीं ज्यादा मेहनत की है। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर ये कुछ ऐसा है जो तुम सच में चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस सच्ची और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का असर देखिए। एलिजाबेथ ने इस बात को अपने कैरेक्टर पर हमले की तरह नहीं लिया, क्योंकि पिता ने ये नहीं कहा था कि तुम लापरवाह हो या तुम्हें टैलेंट नहीं है। सही कहा, उन्होंने बस सच्चाई बताई और ये समझाया कि जीत मिलती कैसे है। इसके ठीक बाद एलिजाबेथ ने अपनी कमजोरियों पर काम शुरू कर दिया। उसने घंटों प्रैक्टिस की और अगली कंपटीशन में पता है क्या हुआ? वो 5 रिबन्स और ओवरऑल चैंपियनशिप जीत कर लौटी। ये इस बात का सटीक प्रमाण है कि रचनात्मक आलोचना का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि काम को सुधारने का रास्ता दिखाना होता है। और इस अंतर को अगर हम नाइजेल होम्स का डायग्राम के जरिए देखें तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। हाँ, नाइजेल होम्स का वो डायग्राम सच में बहुत विजुअल और क्लियर है। अगर हम उसको असल जिंदगी में उतार कर देखें तो मान लीजिए ऑफिस का कोई बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट सामने आ गया है। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला दिमाग है ना, उसमें तुरंत अलार्म बजने लगेगा। वो सोचेगा कि अगर मैंने इसे नहीं कर पाया तो मेरी पोल खुल जाएगी। बिल्कुल, वो सोचेगा कि सब मानेंगे कि मैं काबिल ही नहीं हूं। इसीलिए वो चुनौतियों से बचता है। जरा सी भी रुकावट आते ही वो हार मान लेता है और सोचता है कि मेहनत करना बेकार है, क्योंकि उनके हिसाब से अगर मुझ में सच में टैलेंट होता तो मुझे इतनी मेहनत करनी ही क्यों पड़ती। और सबसे बुरी बात यह है कि वो आलोचनाओं को नजरअंदाज करता है और किसी दूसरे की सफलता से उसे जलन और खतरा महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला दिमाग बिल्कुल अलग ढंग से रिएक्ट करता है। वो उस मुश्किल प्रोजेक्ट को देखकर सोचता है कि चलो यहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो ये मानता है कि बुद्धिमत्ता को मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इसीलिए वो चैलेंजेस को गले लगाता है। वो मुश्किलों का डटकर सामना करता है, क्योंकि वो मेहनत को ही किसी काम में मास्टरी हासिल करने का रास्ता मानता है। वो फीडबैक से सीखता है और दूसरों की जीत से प्रेरणा लेता है। और देखिए, ये सोच सिर्फ थियोरी नहीं, इसका असर हम महान शिक्षकों के काम में साफ देख सकते हैं। जैसे मार्वा कॉलिंस का उदाहरण बहुत ही इंस्पायरिंग है। उन्होंने शिकागो के बच्चों को पढ़ाया था ना? हाँ, उन बच्चों को जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, जिन्हें समाज ने सीखने में अक्षम या खराब मानकर किनारे कर दिया था। लेकिन मार्वा का माइंडसेट बिल्कुल अलग था। उन्होंने पहले ही दिन उन बच्चों से एक ऐसी बात कही जो सीधे दिल पर लगती है। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्यार करूंगी तब भी जब तुम खुद से प्यार नहीं करोगे। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बच्चों के लिए मानक बहुत ऊंचे रखे, स्टैंडर्ड ऊंचा रखा, लेकिन साथ ही एक बहुत ही प्यार भरा और सेफ माहौल भी दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ कोई जादू नहीं होगा, हम बस मेहनत करेंगे। और उस प्यार और मेहनत का कॉम्बिनेशन देखिए कि वो बच्चे जिन्हें लोग बेवकूफ़ कहते थे, वो शेक्सपियर पढ़ने और समझने लगे थे। सच में कमाल की बात है कि एक सेफ माहौल और ऊंचे स्टैंडर्ड मिलकर कैसा जादू कर सकते हैं। मुझे यहाँ वायलिन टीचर डोरथी डीले का उदाहरण भी बहुत पसंद आया। उन्होंने तो टैलेंट के रहस्य को ही खत्म कर दिया था। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि म्यूजिक या पेंटिंग करना एक नेचुरल टैलेंट है, या तो आप में होता है या नहीं होता। लेकिन डोरथी ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। उनके एक छात्रा को लगता था कि बड़े म्यूजिशियंस की जो ब्यूटीफुल साउंड या सुंदर आवाज होती है वो कोई जादू है जो बस कुछ ही खुशनसीब लोगों के पास होता है। और डोरथी ने उसे रियलिटी बताई। उन्होंने उस छात्रा से कहा कि ये कोई जादू नहीं है। हर नोट की एक शुरुआत होती है, एक मध्य होता है और एक अंत होता है।
अगर तुम उस प्रॉपर टेक्निक पर काम करो तो तुम भी वो सुंदर आवाज निकाल सकते हो। उन्होंने उस डरावने शब्द टैलेंट को एक ऐसी प्रक्रिया में बदल दिया जिसे मेहनत से सीखा जा सकता था। और मजे की बात यह है कि ये अप्रोच सिर्फ क्लासरूम में नहीं, खेल के मैदान में भी उतनी ही सच साबित होती है। एक कोच अपने खिलाड़ियों का दिमाग कैसे तैयार करता है, ये टीम के आगे के सफर को तैयार करता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमने अभी तक क्लासरूम की बात की, लेकिन स्पोर्ट्स में तो सीधा जीत और हार का फैसला होता है। हमारे सोर्सेज 2 काफी मशहूर कॉलेज बास्केटबॉल कोचेस की तुलना करते हैं। पहले हैं बॉबी नाइट। बॉबी नाइट तो पूरी तरह से एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले कोच थे। बिल्कुल, उनके लिए बास्केटबॉल कोर्ट पर मिलने वाली हर एक हार एक पर्सनल फेलियर थी। अगर उनकी टीम हारती थी तो उन्हें लगता था जैसे उनकी खुद की आइडेंटिटी नष्ट हो गई हो, जैसे वो खुद एज अ पर्सन फेल हो गए हों। और इस फिक्स्ड माइंडसेट का नतीजा ये था कि वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा अपने खिलाड़ियों पर निकालते थे। वो उन्हें नीचा दिखाते थे, कुर्सियां फेंकते थे। हाँ, उनके लिए उनके खिलाड़ी सिर्फ उनकी कोचिंग की सक्सेस साबित करने का एक जरिया बन गए थे। और इसके बिल्कुल दूसरे छोर पर थे लेजेंडरी कोच जॉन वुडन। उन्होंने लगातार कई बार चैंपियनशिप जीती, जो कि आज भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन उनका तरीका नाइट से पूरी तरह अलग था। वुडन ने अपने खिलाड़ियों से कभी भी ऐसे गेम की डिमांड नहीं की जिसमें कोई गलती ना हो। उनका रूल बड़ा सीधा था। हाँ, उनका नियम था कि क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम कभी हार ही नहीं सकते, चाहे स्कोरबोर्ड पर कुछ भी लिखा हो। वुडन ने खिलाड़ियों को सिर्फ बास्केटबॉल के लिए नहीं, बल्कि आगे की पूरी जिंदगी के लिए तैयार किया। उन्होंने सफलता के बारे में भी एक बहुत डीप बात कही थी ना। हाँ, उन्होंने सिखाया कि सफलता एक बीमारी बन सकती है। जब आप लगातार जीतने लगते हैं तो आपको लगने लगता है कि ये तो आपका हक है और आप मेहनत करना कम कर देते हैं। सक्सेस इंसान को लापरवाह बना सकती है, और ये बात वही कोच समझ सकता है जिसका माइंडसेट ग्रोथ वाला हो। ये बातें सच में बहुत डीपली टच करती हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे ना यहाँ एक उलझन हो रही है। हमने अभी तक जो भी चर्चा की है उससे तो किसी को भी ये लग सकता है कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब बस लोगों को या बच्चों को ये बोलना है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, या फिर बच्चा चाहे कुछ भी रिजल्ट लाए बस उसकी मेहनत की तारीफ करते रहो। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, और आजकल हर जगह बस पॉजिटिव रहने पर जोर दिया जाता है। वही ना, तो क्या ये सारी पॉजिटिव पेरेंटिंग, हर छोटी बात पर ताली बजाना ही ग्रोथ माइंडसेट है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, और साइकोलॉजिस्ट ने इसे फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट या नकली ग्रोथ माइंडसेट का नाम दिया है। और ये असल में काफी खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे? देखिए, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, उसे मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है और हम उससे सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुमने कम से कम कोशिश तो की, तो ये कंसोलेशन प्राइज देने जैसा है। ये उसकी कोई मदद थोड़ी ना कर रहा है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये कभी नहीं था कि हम सीखने की कमी को छुपा दें या झूठी तसल्ली देकर असल समस्या से ध्यान भटका दें। तो फिर सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर सिर्फ मेहनत की तारीफ करना काफी नहीं है और झूठी तसल्ली देना नुकसानदायक है, तो हमें करना क्या चाहिए? हमें प्रोसेस यानी प्रक्रिया की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे उस प्रोसेस को हमेशा आउटकम या नतीजा और सीखने के साथ जोड़ना होगा। प्रक्रिया में सिर्फ मेहनत नहीं आती, इसमें बच्चे की स्ट्रैटेजीज, उसके नए तरीके, उसका फोकस, और जब वो अटक जाए तो दूसरों से मदद मांगने की आदत भी शामिल होती है। मतलब हमें उन्हें बताना होगा कि कब अलग तरीका अपनाना है। हाँ, हमें सिखाना होगा कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो नई स्ट्रैटेजी आजमाना पड़ेगा। हमें समझाना होगा कि उन्होंने जो नई स्ट्रैटेजीज यूज की, उस वजह से वो कुछ नया सीख पाए। बिना नया सीखे सिर्फ अंधाधुंध मेहनत की तारीफ करना फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट ही है। ये सच में एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। मेहनत और सही दिशा वाली स्ट्रैटेजी के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये क्लैरिफिकेशन हमें इस चर्चा के आगे के हिस्से पर ले जाती है कि हम इस माइंडसेट को बदलने का सफर कैसे तय करें। क्योंकि माइंडसेट बदलना रात भर का काम तो है नहीं। बिल्कुल, माइंडसेट कोई टी शर्ट तो है नहीं जिसे तुरंत बदल लिया। इस बदलाव के सफर को समझने के लिए ब्रेनोलॉजी वर्कशॉप का एक बड़ा ही इमोशनल किस्सा है हमारे सोर्सेज में। जिमी की कहानी। हाँ, जिमी एक ऐसा बच्चा था जो पढ़ाई लिखाई से पूरी तरह से कट चुका था। उसने क्लास में कोशिश करनी ही बंद कर दी थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो डम है, वो बेवकूफ़ है और हमेशा वैसा ही रहेगा। लेकिन जब उसने वर्कशॉप में हिस्सा लिया
और उसे ये सच्चाई पता चली कि दिमाग कोई बंद डब्बे जैसा रहस्य नहीं है, बल्कि ये एक मसल या मांसपेशी की तरह है जो नया सीखने पर और मजबूत होता है। तो जानते हैं क्या हुआ? वो पूरी तरह से बदल गया। जिमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए पूछा, क्या इसका मतलब है कि मुझे बेवकूफ बने रहने की जरूरत नहीं है? इस एक छोटी सी साइंटिफिक फैक्ट ने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। उसी रात उसने जागकर अपना रुका हुआ असाइनमेंट पूरा किया ताकि उसकी टीचर उसे देखकर बताए कि कहाँ सुधार हो सकता है। एक छोटा सा बदलाव कितनी बड़ी उम्मीद जगा सकता है, ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिमी की ये घटी हुई घटना हमें साफ बताती है कि जब लोगों को ये पता चलता है कि उनका दिमाग उनके ही कंट्रोल में है, तो वो कितनी तेजी से अपनी जिम्मेदारी उठाने लगते हैं। लेकिन जैसा कि आपने पहले कहा, ये कोई सर्जरी नहीं है कि पुराना फिक्स्ड माइंडसेट निकाला और नया ग्रोथ माइंडसेट फिट कर दिया। ये एक लंबा सफर है। और इस सफर के 4 बहुत ही स्पेसिफिक स्टेप्स बनाए गए हैं। बिल्कुल। पहला स्टेप है अपने फिक्स्ड माइंडसेट को एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकार करना। हमें ये मानना पड़ेगा कि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड माइंडसेट छुपा होता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये इंसान होने का ही एक हिस्सा है। और जब हम इसे बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आता है दूसरा स्टेप, अपने ट्रिगर्स को पहचानना। वो कौन से ऐसे पल हैं जब आपका फिक्स्ड माइंडसेट अचानक से निकलकर बाहर आ जाता है? जैसे जब कोई बड़ी डेडलाइन पास आ रही हो और आपको लग रहा हो कि आप फेल हो जाएंगे, या फिर जब आपका कोई जूनियर आपसे कहीं बेहतर काम कर दे और आप अचानक से इनसिक्योर महसूस करने लगें। इन ट्रिगर्स को आगे बढ़कर पहचानना जरूरी है ताकि आप इनके आने पर पहले से तैयार रहें। और इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, जो मुझे पर्सनली काफी मजेदार लगता है। वो है अपने उस फिक्स्ड माइंडसेट पर्सोना को, अपने उस अंदर के डरपोक हिस्से को एक नाम देना। वही, हाँ, सोर्सेज में दिए गए नाम जैसे डंपिंग डैन। ये सच में मजेदार तरीका है। एक स्टूडेंट थी जिसने अपने पर्सोना का नाम गर्ट्रूड रखा था। जब भी वो कोई छोटी सी भी रेस हार जाती तो ये गर्ट्रूड उसके दिमाग में उसे ताने मारना शुरू कर देती कि तुम तो किसी लायक ही नहीं हो। एक और लड़के ने अपने उस डर को डंपिंग डैन नाम दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वो जो भी करता है गलत होता है और सब उस पर अपनी गलती डंप कर देते हैं। हाँ, और एक ने तो इसका नाम डेल डिंटन रखा था। अब इस तरह से एक पर्सोना को नाम देने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको उस फिक्स्ड माइंडसेट को अपने आप से अलग करके देखने में मदद करता है। आप ये समझ पाते हैं कि ये आवाज़ आप नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आपकी इनसिक्योरिटी है जो शायद आपको किसी काल्पनिक खतरे से सेफ रखने की कोशिश कर रही है। एकदम सही बात है। और जब आप इस पर्सोना को नाम दे देते हैं, तो चौथा और आखिरी स्टेप आता है उसे एजुकेट करना, यानी उसे सिखाना। एजुकेट करना मतलब खुद से बात करना। हाँ, जब भी आप कोई नया रिस्क ले रहे हों या कोई नया चैलेंज आपके सामने हो और वो डंपिंग डैन या गर्ट्रूड अचानक वापस आ जाए, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। आपको उससे शांति से बात करनी है। आपको कहना है कि डंपिंग डैन, मुझे पता है तुम मुझे सेफ रखना चाहते हो, मुझे फेल होने से बचाना चाहते हो, लेकिन चलो इस बार इसे आजमा कर देखते हैं। रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं कुछ नया जरूर सीखूंगा। मतलब हमें अपने अंदर की उस आवाज को धीरे धीरे नए तरीके सिखाने होंगे। लेकिन ये सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रह सकता। सोर्सेज इस बात पर भी काफी जोर देते हैं कि हमें कॉन्क्रीट प्लान्स बनाने पड़ेंगे। कब, कहाँ और कैसे, यानी व्हेन, वेयर एंड हाउ का प्लान। इसका कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? मान लीजिए किसी को अपना गुस्सा कंट्रोल करना है। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान होगा वो सोचेगा कि मुझ में तो विल पावर ही नहीं है, मैं ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वही ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान एक ठोस प्लान बनाएगा। वो पहले से तय करेगा कि जब भी मुझे किसी मीटिंग में गुस्सा आएगा तो मैं उसी वक्त 2 मिनट के लिए कमरे से बाहर जाऊंगा और अपने विचार एक पेपर पर लिखूंगा। ये कब, कहाँ और कैसे का रूल ही असल में हमारी सोच को हकीकत में बदलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहता। जब हम एक ग्रोथ माइंडसेट अपना लेते हैं तो हमारा दुनिया को देखने का, लोगों से इंटरैक्ट करने का नजरिया ही कंप्लीटली बदल जाता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? आज हमने इस चर्चा में इतनी सारी बातों पर गौर किया
तारीफ के छुपे हुए नुकसान से लेकर उन महान शिक्षकों के तरीकों तक, बॉबी नाइट के गुस्से से लेकर जिमी की समझ तक, और इस माइंडसेट को ठीक करने के 4 स्टेप्स तक। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो बात सिर्फ इतनी सी निकल कर आती है कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमसे अब कोई गलती नहीं होगी या हम हर काम में परफेक्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बल्कि इसका असली मतलब यह है कि हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को उस जज्ड एंड बी जज्ड वाले फ्रेमवर्क से बाहर निकाल लें। हम उस सोच को छोड़ दें जहां हम हर किसी की सिर्फ टैलेंट के बेसिस पर ग्रेडिंग कर रहे हैं, और इसकी जगह हम एक लर्न एंड हेल्प लर्न यानी सीखने और सिखाने वाले माहौल में कदम रखें, जहां हमारा प्राइमरी फोकस ये हो कि हम मानसिक रूप से बढ़ कैसे सकते हैं। बिल्कुल, और कैसे हम दूसरों की इस ग्रोथ में उनकी सच में मदद कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत ही गहरी और सकारात्मक बात है। और बस अपनी इस चर्चा को खत्म करने से ठीक पहले मैं यहाँ एक आखिरी विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद हम सबको और गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। आज की पूरी बातचीत से हमने ये तो देख लिया कि बचपन में मिले मैसेजेस किस तरह हमारे अंदर चलने वाले उस आवाज को, उस मोनोलॉग को शेप करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जरा इस वक्त सोचिए, आज अभी इसी पल हम सब अपने आपस में, अपने कॉलीग्स, अपने दोस्तों या अपने परिवार के साथ क्या कर रहे हैं? क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारी चुप्पी से या हमारे उन छोटे छोटे अनजाने कमेंट्स के जरिए हम कौन सा माइंडसेट ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? ये खुद को आईने में देखने जैसा है। हाँ, क्या हम अपने आसपास के लोगों को इटली के उस छोटे से रेस्टोरेंट का एहसास दे रहे हैं जहाँ प्यार है और सीखने की आज़ादी है, या फिर हम उनके लिए फ्रांस के उस रेस्टोरेंट जैसा तनाव भरा माहौल बना रहे हैं जहां वो हर कदम पर खुद को टेस्टेड महसूस करते हैं? ये वाकई में खुद से पूछने लायक एक बहुत जरूरी सवाल है। और इसी सोचने वाले विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। आज की इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।